Hi everyone, welcome back to another very exciting video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this specific video, we are going to talk about the third chapter of ecology, that is biodiversity and its conservation. दुनिया में कितने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, कितनी अलग अलग तरीके की स्पीशीज हैं, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और इन अलग अलग तरीके के जीव जंतुओं को इस धरती पे से विलुप्त होने से यानी एक्सटिंक्ट होने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं और हमें आखिर क्यों बचाना चाहिए, इस टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर समझते हैं। यानी क्यों बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर एक आधी स्पीसीज अर्थ पे से खत्म भी हो जाएगी या गायब भी हो जाएगी तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, और अगर फर्क पड़ेगा तो किस हद तक फर्क पड़ेगा। क्या ये दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर उस स्पीसीज के खत्म होने से हमें कोई खासा अंतर देखने को नहीं मिलेगा इकोसिस्टम में। इन सारे सवालों के जवाब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इकोलॉजी का ये सबसे छोटा चैप्टर माना जाता है, लेकिन इसके अंदर डेटा भरपूर है। यानी अगर आप जरा से भी फिसले तो आप 4 नंबर खो देंगे। इसीलिए डेटा रेलेवेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, और इस डेटा को याद करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा विद सम न्यूमोनिक्स, विद सम ट्रिक्स जो कि मैंने खुद के लिए तैयार किए थे, और अब वो ट्रिक्स आप सबकी हो जाएंगी। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखते हैं तो अल्टीमेटली you would be able to solve each and every question which you are going to encounter in your examination for sure। तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और टॉपिक 5.1 और 5.2 को बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं यार कि हमारा जो 100 डेज क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। वन ऑफ द बेस्ट क्रैश कोर्सेज इन इंडिया विद टॉप फैकल्टीज और काफी एक्सपीरियंस फैकल्टीज यहाँ पर हैं, और हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट तैयार कर रहे हैं जिसको अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर लें, आंख बंद करके सिर्फ आप हमारे कंटेंट को पढ़ लें, किसी और जगह पर ना जाएं, तो आप 700 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं इन योर नीट एग्जामिनेशन। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल, वेरी वेरी एफिशिएंट, वेरी वेरी एफिकेट। सो प्लीज मेक श्योर कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के इस कोर्स के साथ जरूर जुड़े। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस चैप्टर में एनसीईआरटी का डाटा बहुत मायने रखता है। एक एक वर्ड को आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने आज एनसीईआरटी में कोई भी मार्किंग नहीं की है। मैं आप लोगों के साथ साथ इस चैप्टर को पढ़ूंगा वर्ड बाय वर्ड, और आप लोगों के साथ साथ एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करता जाऊंगा। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को हम लोग सुपरफिशियली देखेंगे और हाइलाइटर से उसे मार्क करेंगे, और उनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, या अगर हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो उसे हम रेड पेन से भी मार्क करेंगे, जिससे आपके नोट्स साथ साथ ही तैयार हो जाएंगे। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या समझाने का कुछ मटेरियल होगा तो साइड में जो स्पेस है यहां पर हम लोग लिखते हुए चलेंगे। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो में बने रहें। ऑलराइट, सबसे पहले हमें यह बताया गया है कि अगर कोई एलियन जैसे कि कोई मिल गया का जादू अगर धरती के ऊपर उतरता है तो सबसे पहले क्या देख करके उसकी आंखें जो है खुली की खुली रह जाएंगी। इस सवाल का जवाब है डाइवर्सिटी। हमारा जो प्लेनेट है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। यहां पर मैं आपको कुछ दिन पहले का ही किस्सा बताऊं तो मेरी उम्र 24 साल हो चुकी है, और मैंने एक ऐसी चिड़िया देखी अपने गांव में। मैं गांव गया हुआ था, जो चिड़िया मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। यानी हमें ऐसा लगता है कि यार हमें इस अर्थ पर बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और अब नया हमें क्या ही दिखेगा। चलो डिस्कवरी चैनल पर हमें कुछ नया दिख जाए, राइट, या कहीं टीवी पर हमें कुछ अलग दिख जाए, किसी वीडियो में हमें कुछ अलग दिख जाए, लेकिन रियल लाइफ में जब कोई नई चीज आपको दिखाई देती है तो आप उसे देखते ही रह जाते हो। वो चिड़िया सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, एंड दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ। जब हम 25 साल से इस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं और हमें भी अर्थ डेली बेसिस पर फैसिनेट करता है विद इट्स इनॉर्मस डाइवर्सिटी, तो सोचकर देखिए जो पहली बार इस धरती के ऊपर कदम रखेगा वो इतनी ज्यादा ग्रैंड डाइवर्सिटी को देखकर क्या सोचेगा। ऑब्वियसली यही सोचेगा कि अर्थ बहुत ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर कई अलग अलग तरीके के जीव जंतु रहते हैं। आप कुछ बातों को मानोगे नहीं, कुछ बातों को स्वीकार नहीं करोगे, और उनमें से एक बात यह है कि 20,000 से भी ज्यादा स्पीसीज है सिर्फ चींटियों की अर्थ के ऊपर। अगर हम बात करें चींटियों की तो हमें कुछ दो चार वैरायटीज के नाम पता होंगे, और वो भी हिंदी के अंदर यानी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस के अंदर। छोटी वाली चींटी होती है, बड़ा वाला चींटा होता है जिसे प्यार से मकौड़ा भी बोला जाता है। छोटी वाली चींटी अगर काली है तो उसे काली चींटी बोलेंगे, छोटी वाली चींटी अगर लाल चींटी है तो उसे लाल चींटी बोलेंगे। बस हद से हद 3 या 4 अलग अलग प्रकार की चींटियों के हमें नाम पता हैं, जिन्हें हम अलग अलग स्पीसीज ऑब्वियसली बोल सकते हैं। लेकिन 20,000 अलग अलग तरीके की चींटियां, अर्थ पे इतने ज्यादा अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अगला नंबर सुन के आपके होश उड़ जाएंगे
3 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज हैं बीटल्स की, 3 लाख से भी अलग अलग तरीके के बीटल्स। 28,000 से भी ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है यहाँ पर फिशेस की यानी मछलियों की, और लगभग 20,000 के आसपास स्पीसीज पाई जाती हैं ऑर्किड की। तो यहाँ पे इस डेटा को अगर आप सेग्रीगेट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 20 के आपकी स्पीसीज है एंट्स की एंड ऑर्किड की, 28 के आसपास आपकी स्पीसीज हैं फिशेस की, और सबसे ज्यादा आपकी स्पीसीज हैं 300 यानी 3 लाख किसकी, बीटल्स की। तो ये 3 नंबर आपको समझने हैं, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं याद रखना चाहो तो नहीं रख सकते हो। अब इस चैप्टर के अंदर हमें यह देखना है कि क्या इतनी सारी स्पीसीज की अर्थ पे जरूरत है। पहला क्वेश्चन, यानी कि अगर 20,000 स्पीसीज हैं चींटियों की, अगर 15,000 हो जाएंगी, यानी 5,000 अगर गायब हो गए चींटियों की स्पीसीज, तो क्या हमें फर्क पड़ेगा, और पड़ेगा तो किस हद तक फर्क पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ये सारी स्पीसीज तब से ही मौजूद हैं जब से अर्थ ओरिजिनेट हुआ है, या बाद में थ्रू स्पीशिएशन ये नई नई स्पीसीज क्रिएट होती गई हैं। थर्ड, अगर ये पहले से प्रेजेंट नहीं थी और स्पीशिएशन के थ्रू बनी है तो कैसे, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस स्पीशिएशन, और क्या इतनी स्पीसीज होना सच में इंपॉर्टेंट है, इसका इकोसिस्टम पर, बायोडाइवर्सिटी पर, बायोस्फीयर पर क्या रोल है। इन सारे सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। तो इस स्लाइड में पढ़ने लायक बहुत कम चीजें थी। एलियन आएगा तो वो डाइवर्सिटी को देखता रह जाएगा, इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप ये 3 नंबर याद कर सकते हो, 20,000 स्पीसीज किसकी हैं, एंट और ऑर्किड की, 28,000 आपकी फिशेस की, और 300K फॉर बीटल्स। आप ये 3 लाइन याद कर सकते हो, आपका काम खत्म हो जाएगा। हमारे बायोस्फीयर में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है जिसे हेटेरोजेनिटी कहा जाता है। हेटेरोजेनिटी मतलब वेरिएबिलिटी, राइट, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, तो कॉन्स्टेंसी नहीं है, वेरिएबिलिटी है। काफी सारे जीव जंतु यहां पर पाए जाते हैं, और ये जो वेरिएबिलिटी है, ये जो हेटेरोजेनिटी है, ये सिर्फ आपकी स्पीसीज लेवल पर नहीं है कि अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं इस दुनिया के अंदर, नहीं, ये जो है आपकी हर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे मौजूद है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है, एटम और मॉलिक्यूल में तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल इज द फर्स्ट थिंग जहां हम बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। तो मैक्रोमॉलिक्यूल में प्रोटीन है, ये भी अलग अलग टाइप के हैं, प्रोटीन्स है, पॉलीसेकेराइड है, न्यूक्लिक एसिड है, राइट। तो क्या हो गई, डाइवर्सिटी हो गई ना, अलग अलग टाइप के हो गए। ओके, 2 बायोम्स, अगर आप बायोम्स की भी बात करो तो भी आपको अलग अलग देखने को मिल जाते हैं मेरे दोस्त। यहां पे आप देखो, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, ओके, सी है, यह भी तो अलग अलग प्रकार के हो गए। इसके अलावा बीच में आप देखो, मैक्रोमॉलिक्यूल से क्या बनता है, सेल ऑर्गेनेल्स, भाई माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, आपका ल्यूकोप्लास्ट है, आपका पेरोक्सीसोम है, आपका न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, ये भी अलग अलग प्रकार के हैं। सेल्स अगर आप देखो तो लंबे आपके न्यूरॉन्स हैं, देन उसके बाद आपके कॉलमनार सेल्स हैं, क्यूबॉइडल सेल हैं, चिपटे चिपटे आपके एपिथेलियल सेल्स हैं, आपके एसिनार सेल्स हैं, काफी सारे अलग प्रकार के सेल्स भी हैं। फिर टिश्यू अगर आप देखो तो मस्कुलर टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है। ऑर्गन की बात करो तो स्टमक है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, स्प्लीन है। और ऑर्गन सिस्टम की बात करो, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लोकोमोटरी सिस्टम है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और उसके बाद आप ऑर्गेनिज्म की बात करो तो हम लोग तो अलग अलग हैं ही, 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज अभी तक आइडेंटिफाई करी जा चुकी है तो उससे काफी ज्यादा। तो हर लेवल पर क्या है, हेटेरोजेनिटी आपकी यहां पर प्रचंड है। तो ये जो टर्म है ना मेरे दोस्त, यहां पर एक सवाल आया कि बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म है ना, इसको पॉपुलराइज किसने किया था, एडवर्ड विल्सन साहब ने किया था। एडवर्ड विल्सन साहब ढोल लेकर निकल गए और सबको इन्होंने बताया कि टर्म बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस, हेटेरोजेनिटी। तो इन्होंने टर्म बायोडाइवर्सिटी को लोगों तक पहुंचाया अपने आर्टिकल्स द्वारा, अपनी किताबों द्वारा, अपने रिसर्च पेपर्स द्वारा, और लोगों को बताया कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है इस धरती पर जितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब। तो पहला पॉइंट वेरिएबिलिटी है, हेटेरोजेनिटी है, धरती के ऊपर हमें पता है हर लेवल पे है। तो यहां पर हम अलग अलग 4 लेवल्स पढ़ेंगे। पॉपुलराइज करी थी टर्म एडवर्ड विल्सन ने, सिर्फ ये पॉइंट आपका समझने लायक है, पढ़ने लायक है।
इसके अलावा सारी चीजें आगे चैप्टर में आ जाएंगी। तो यहां पर भी एक लाइन आपको पढ़नी है कि एडवर्ड विल्सन ने बायोडायवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। अब हमने बताया कि नॉट ओनली एट स्पीसीज लेवल, हेट्रोजिनिटी काफी और लेवल पर भी एग्जिस्ट करती है, राइट। तो डाइवर्सिटी कहां कहां आपके एग्जिस्ट करती है? पहली है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें भी तो काफी सारी जेनेटिक वेरिएशंस आ सकती हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया को अगर आप पानी में रखोगे तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, उसको आप गर्म सॉइल पर रखोगे तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, उसको आप लेबोरेटरी में कल्चर मीडिया में रखोगे, फ्रिज में रख दोगे -20 पे, -4 डिग्री पे, +4 डिग्री पे, तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रख दोगे तो अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो उसमें अलग अलग जीन्स जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर उसको बहुत ज्यादा सर्वाइवल की आवश्यकता है, उसे ऐसा लगता है कि यार अगर उसने एक जीन को एक्टिवेट नहीं किया तो वो मर जाएगा, तो वो उस जीन को एक्टिवेट कर देता है जो उसकी सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर कुछ जीन्स ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, कुछ जीन्स कम एक्सप्रेस करते हैं, और उनमें वेरिएशन भी आती रहती है, जेनेटिक मॉड्यूलेशंस भी होती रहती है, जिसकी वजह से वो क्या बना लेते हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन्स बना लेते हैं। अब स्पीसीज से भी नीचे लेवल पर हम जा चुके हैं, स्ट्रेन, यानी बैक्टीरिया एक है, पेरेंट बैक्टीरिया आपका एक था, किसी ने अपने आप को किसी तरीके से मॉडिफाई किया, किसी ने अपने आप को दूसरे तरीके से मॉडिफाई किया, किसी ने तीसरे तरीके से मॉडिफाई किया, तो पेरेंट बैक्टीरिया सेम है, लेकिन बाकी सारे जो उसके बच्चे थे ना वो थोड़े 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 वेरिएबल है, उन्होंने अलग अलग स्ट्रेन्स बना लिए हैं, उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब सिंगल स्पीसीज है दोस्त, लेकिन हाई डाइवर्सिटी है इनकी एट जेनेटिक लेवल, जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी टॉपिक से ही हमें पता लग रहा था। जैसे कि मेडिसिनल प्लांट है रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये मेडिसिनल प्लांट क्यों है? ये हिमालयन रेंज में पाई जाती है और इसमें एक केमिकल पाया जाता है रेजर पाइन, जो कि एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर आप देखोगे ना, तो हिमालयन रेंजेस पे अलग अलग लेवल पे आपको रोवोल्फिया वोमिटोरिया जो पाया जाएगा उसमें अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन पाई जाती है, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन है। समझ लीजिए नीचे जो आपको रेजरपाइन मिल रहा है वो थोड़ा कम मिल रहा है रोवोल्फिया में, और ऊपर जाएंगे जब आप हिमालयन रेंज में तो आपको सेम, आपको रोवोल्फिया के अंदर ज्यादा रेजरपाइन मिलने लगेगा। तो इनमें डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इनका पोटेंशियल रेजरपाइन को कंसंट्रेट करने का अलग अलग है। अगर आप देखोगे तो 50,000 से भी ज्यादा आपके डिफरेंट स्ट्रेन पाए जाते हैं राइस के भारत के अंदर। ये सेम पॉइंट हमने बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ा था जब हम राइस पेटेंट की बात कर रहे थे। 1000 से भी ज्यादा वैरायटी ऑफ मैंगो यानी आम पाए जाते हैं। आप बोलते हो ना लंगड़ा आम है, तोतापुरी आम है, हाफूस आम है, अल्फोंसो आम है, तो ये सारे जो आम हैं आपके हजारों वैरायटीज में पाए जाते हैं। तो ये आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को डिपिक्ट कर रहे हैं। तो 3 एग्जांपल हमने पढ़े, तीनों एग्जांपल्स को मार्क कर लेते हैं। पहला एग्जांपल है आपका रोवोल्फिया वोमिटोरिया। इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों है? रिजरपाइन को आपका अपनी बॉडी के अंदर कंसंट्रेट किस लेवल पे किया जा रहा है उस बेसिस पे 50,000 से भी ज्यादा आपके स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, राइस के स्ट्रेन्स लिखा हुआ है, ठीक है, और 1000 से भी ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं मैंगो की। 3 लाइन पढ़ी, एक टॉपिक खत्म। स्पीसीज डाइवर्सिटी, अपॉलॉजीज, स्पीसीज डाइवर्सिटी कहां ज्यादा कहां कम पाई जाएगी? तो अगर आप देखो तो वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियन पाए जाते हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, राइट। तो ज्यादा डाइवर्सिटी कहां पर हुई? वेस्टर्न घाट आर मोर डाइवर्स, क्योंकि यहां पे ज्यादा एम्फीबियन पाए जाते हैं ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। दिस इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। देन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इकोलॉजिकल लेवल पे यानी इकोसिस्टम लेवल पे आप आ चुके हैं कि कहां के इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होंगे, कहां के नहीं। अब जैसे इंडिया है तो इंडिया में आपका डेजर्ट भी है, आपका रेन फॉरेस्ट भी है, आपका मैंग्रोव भी है, कोरल रीफ भी है, वेटलैंड भी है, एस्चुरीज भी है, अल्पाइन मिएडोज भी है, क्योंकि यहां पर अलग अलग प्रकार के मौसम को प्रमोट किया जाता है। भाई नॉर्थ में जो चीजें उग सकती हैं साउथ में वो हो सकता है कम उगे, साउथ में जो चीजें उग सकती हैं नॉर्थ में हो सकता है कम उगे, लेकिन ओवरऑल इंडिया के अंदर तो नॉर्थ एंड साउथ में माना बहुत ज्यादा डिफरेंस है मिट्टी के टेक्सचर में या इन अ लॉट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, लेकिन इंडिया में ही ये सारे काम हो रहे हैं ना। तो हमारी जो ओवरऑल इंडियन इकोसिस्टम है ये बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा प्रमोटिंग है।
लेकिन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है नॉर्वे, इसमें अगर आप देखो तो इतनी सारी चीजें नहीं प्रमोट करी जा सकती। वहां पे आपको डेजर्ट नहीं मिलेगा, वहां पे आपको अलग अलग प्रकार के जो बायोम्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इंडिया जो है यहाँ पर आपका इकोसिस्टम बहुत ही प्रमोट होता है, जबकि स्कैंडिनेवियन कंट्री है जैसे नॉर्वे, यहाँ पे आपका नहीं प्रमोट होगा, यहाँ पे आपका बायोम फॉर्मेशन डिमोट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन उतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। अब मिलियंस ऑफ साल हमें लगी हैं इवोल्यूशन की, तब जाके हमने इतनी रिच डाइवर्सिटी को नेचर में देखा है। यानी बहुत सारी स्पीसीएशन हुई है, अलग अलग स्पीसीज तैयार हुई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, बहुत टाइम लगा करके, बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष से। लेकिन ये सारी की सारी जो वेल्थ है, ये सारी की सारी जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, ये सिर्फ 2 सेंचुरीज के अंदर यानी अगले 200 साल के अंदर इस धरती पे से गायब हो जाएंगी, अगर हम इसी तरीके से काम करते रहे इन द सेंस हमारी जो एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस इन्हें कहा जाता है, उनकी वजह से इन स्पीसीज को बहुत हार्म पहुंचता है। हम जो पॉल्यूशन करते हैं, हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं विच आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, हम चीजों की कंजर्वेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, इनको हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, जानवरों को, पेड़ पौधों को अपने फायदे के लिए, जंगलों को काटते हैं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इनका भुगतान हमें अगले 200 साल के अंदर करना पड़ेगा। कहा जाता है एक रिपोर्ट के हिसाब से कि अगले 100 साल के अंदर हमारे पास जितनी स्पीसीज है आज के दिन में इस दुनिया में, उसकी 50% गायब हो जाएंगी। तो अगली 50% जो है उनमें इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो वो और भी जल्दी गायब होंगी। मान सकते हैं कि 100 साल में बची हुई 50% भी गायब हो जाएंगी। सो दैट्स वाई बायोडाइवर्सिटी और इसका कंजर्वेशन जो है ये एक इंटरनेशनल कंसर्न है, और लोग इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा भी सर्वाइवल बूस्ट हो। क्योंकि अगर ये ऑर्गेनिजम्स धरती के ऊपर से गायब हुए तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो यहां पर एक लाइन लिख देता हूं कि 50% ऑफ ऑल existing species 50% of all existing species will vanish within 100 years, will vanish within 100 years। तो बचे हुए 100 years में क्या हो जाएगा, बची हुई भी आपकी गायब हो जाएंगी, बची हुई जो 50% है वो भी गायब हो जाएंगी। तो यहां पे क्या क्या पढ़ा, बस देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, मैंगो एंड आपके राइस की वैरायटीज एंड स्ट्रेन्स। स्पीसीज डाइवर्सिटी, वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियंस है ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंडिया का इकोसिस्टम ज्यादा वैरायटी वाला है एज कंपेयर टू नॉर्वे, और जो भी हमारी स्पीसीज हैं अर्थ के ऊपर वो अगले 200 साल में गायब हो सकती हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं अगली स्लाइड की कि पूरी दुनिया में कितनी स्पीसीज हैं, उनका नंबर क्या है, और इंडिया में कितनी स्पीसीज हैं। सिंस देयर आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड नेम, वी नो कि लगभग मान के चले तो IUCN के डेटा के हिसाब से, विच इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN के 2004 के डेटा के हिसाब से, जो बहुत पुराना डेटा है, उसके हिसाब से कहा जाता है कि 1.5 मिलियन से ज्यादा आपके प्लांट और एनिमल अभी तक लिस्ट किए जा चुके हैं। लेकिन हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ा कि 1.7 टू 1.8 मिलियन के आसपास स्पीसीज अभी तक आपकी आइडेंटिफाई करी जा चुकी हैं, जिनके बारे में हमें पता है। तो आप 2 मिलियन जो है यहाँ पर रफली लिख सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी का डेटा है तो वो IUCN 2004 बोल के ही पूछेगा, इससे पहले का या इससे बाद का डेटा नहीं पूछ सकता, क्योंकि उन्होंने खुद जो है आपका एनसीईआरटी में इसे अपडेट नहीं किया है। तो 1.5 मिलियन से ज्यादा बोल दिया है, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन जस्टिफाई हो गया। लेकिन अब साइंटिस्ट ने बोला यार तुमने 1.5 मिलियन ढूंढ ली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया में 1.5 मिलियन ही स्पीसीज थी, भाई काफी सारी हमसे मिस भी तो हुई होंगी। तो इसीलिए काफी सारे साइंटिस्ट ने एजुकेशनल गैसेस लगाने स्टार्ट कर दिए कि अच्छा मैं बताऊंगा दुनिया में कितनी स्पीसीज है, मैं बताऊंगा दुनिया में कितनी स्पीसीज है। कुछ साइंटिस्ट ने तो ऐसे तक तुक्के मारे विच आर टोटली इररिलेवेंट। काफी लोगों का कहना था कि इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, वर्ल्ड के अंदर भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, टोटल लगभग 20 से 50 मिलियन स्पीसीज आपकी अवेलेबल है इस धरती के ऊपर, जिसमें से हमने सिर्फ 1.7 टू 1.8 मिलियन खोजी हैं। यानी उसने हमारी इतनी सालों की मेहनत के ऊपर ना पानी फेर दिया और हमें गधा घोषित कर दिया। अब एक बच्चा है जिसने दिन रात मेहनत करी और उसके नंबर आए 95, बच्चा खुश, 95 आ गए,
माँ बाप को रिपोर्ट कार्ड दिखाया, माँ बाप भी खुश, 95 आ गए। तभी एक प्रोफेसर आता है और तुम्हारे माँ बाप को कहता है कि आपका बच्चा तो जी बिल्कुल नहीं पढ़ता, हाथ में रिपोर्ट कार्ड है यार, 95 लिखा हुआ है, कैसे नहीं पढ़ता। मास्टर ने कहा ये 500 में से नंबर है, यानी आपका बच्चा फेल हो गया है। जिसे तुम 95% डिस्टिंक्शन समझ रहे हो, वो 95% इज नॉट एक्चुअली 20% ऑफ 500 मार्क्स, मतलब आपके बच्चे के 20% नंबर भी नहीं आए। तो जहां पे 5 मिनट पहले तुम्हें टॉपर समझा जा रहा था, वहां तुम गधे घोषित कर दिए गए। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट मे, उन्होंने बोला कि यार आपने जो नंबर अभी खोजा है, दैट इज 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये अच्छा नंबर है। और टोटल जो नंबर ऑफ स्पीसीज है अर्थ के ऊपर वो 7 मिलियन के आसपास है। तो एक तो आपको पता लगे, एक तो आपको कोई बोले कि भाई आपने 1.7 मिलियन खोज ली है आउट ऑफ 50 मिलियन, आउट ऑफ 50 मिलियन, भाई दिल ही टूट गया। भाई 50 में से 1.7 नंबर आए हैं, यानी 100 में से 3.4 नंबर आए, 3.4% हमने खोज लिया। 3% यार कोई नंबर है लाने के? कोई नंबर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ रॉबर्ट मे साहब ने बोला भैया आपने 1.7 मिलियन खोज लिया है, लेकिन ये आपने खोजा है 7 मिलियन में से। तो आपके पेरेंट्स की जान में जान आई। उन्होंने बोला यार आपके बच्चे ने 22% दुनिया को खोज लिया है, विच इज अ बिग थिंग, यानी बची हुई भी ये खोज लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तरफ कुछ साइंटिस्ट ने एकदम ऐसे रिलेवेंट गैसेस मारे कि आपको एकदम ही जमीन पर पटक दिया, तो दूसरे साइंटिस्ट ने लॉजिकल गैसेस लगाए और कहा गया कि भैया आपने सही काम किया है। तो रॉबर्ट मे के जो गेस है इनको सबसे ज्यादा प्रिसाइज माना जाता है। ठीक है, ऑलराइट। So for many taxonomic group, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। For many taxonomic group यानी दुनिया के काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सारी की सारी स्पीसीज को टेम्परेट इलाकों में खोज लिया गया है, लेकिन ट्रॉपिकल में अभी तक इतनी ज्यादा खोजें नहीं हुई हैं। इसका रीजन एकदम सिंपल है दोस्त, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ना स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है। ट्रॉपिकल रीजन्स में डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो इनको खोज पाना इतना आसान नहीं है दोस्त, इनको खोज पाना सच में इतना आसान नहीं। ऑलराइट, तो यहां पर अगर आप देखें तो टेम्परेट रीजन में उतनी ज्यादा स्पीशिएशन नहीं होती, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ही बहुत कम है। फिर ऊपर से पता नहीं कब ग्लेशियर आ जाए, पता नहीं कब ग्लेशियर पिघल जाए, बहुत ही ज्यादा ऐसी कंडीशंस हैं विच आर नॉट फेवरेबल फॉर स्पीशिएशन, तो वहां पे बहुत सारी स्पीसीज बनती नहीं। तो आपने जो खोज ली ना उससे थोड़ा बहुत ही नंबर बढ़ा होगा, जो कि नेगोशिएबल आप मान सकते हैं। लेकिन जो आपकी ट्रॉपिकल कंट्रीज है, यहां पर टेम्परेचर एकदम बढ़िया रहता है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी एकदम अच्छी रहती है, तो यहाँ पे स्पीसिएशन के लिए अच्छा माहौल है। यहाँ पे आप कल रिसर्च करके आए, आप जाओगे 1 साल बाद, आपको हो सकता है कुछ नई स्पीसीज मिले। तो यहाँ पे जो है स्पीसीज इन्वेंटरीज ये आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं डिस्कवर करी गई। तो ट्रॉपिकल रीजन में बहुत आपका स्कोप है। सो स्पीसीज आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स में नई नई स्पीसीज बनती जाती हैं, तो इसमें खूब सारा स्कोप है। और टेम्परेट में जो है इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट, इन्वेंटरीज ज्यादा कंप्लीट है आपके टेम्परेट रीजन के अंदर, ये बात है। तो IUCN 2004 के डेटा के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड स्पीसीज वही 1.7 टू 1.8 मिलियन है। और टेम्परेट रीजन में आप ज्यादातर चीजों को खोज चुके हो, क्योंकि पहले ही वहां पे चीजें कम है, और जो है उसमें फिर फर्दर स्पीसिएशन बहुत ही स्लो रेट पे हो रही है। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में एक तो स्पीसीज बहुत सारी, उनको खोजना वैसे मुश्किल, ऊपर से स्पीसिएशन हो जाती है, नई नई स्पीसीज मिल जाती है, उनको रजिस्टर करना वैसे मुश्किल है। तो मेन स्कोप कहाँ है? ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है। तो अब काफी साइंटिस्ट ने अलग अलग जो है गैस मारे, और काफी साइंटिस्ट ने कहा 20 टू 50 मिलियन स्पीसीज है अर्थ के ऊपर। तो साइंटिस्ट सुनकर हैरान रह गए, यार हमने तो कुछ भी नहीं खोजा, हमने तो 3% खोज करी अभी। लेकिन रॉबर्ट मे साहब ने जो है एक साउंड एस्टिमेट दिया और कहा अबाउट 7 मिलियन जो है आपकी स्पीसीज है, आपने ठीक ठाक दुनिया खोज ली। राइट, तो हम कैसे पता लगाते हैं कि टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन में कितनी स्पीसीज है? हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम इंसेक्ट को समझते हैं एक पर्टिकुलर जगह के और एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं उस रेशियो को टू अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। कैसे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बहुत गौर से सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर कहा गया है ये आपकी दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपकी दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स।
ऑल ऑर्गेनिज्म। कहा जाता है कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स में है, इसमें 70% है आपके एनिमल्स, 70% है आपके एनिमल्स। फिर इस 70% एनिमल में से भी 70% एनिमल में से भी आपके 70% है इंसेक्ट। इंसेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं ना एनिमल्स में से, क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ी क्लास है, 70% है आपके इंसेक्ट। अब एक नंबर सोच के देखो, यहां पर समझ लो मैं एक जंगल में गया, तो जंगल में जाकर मैंने देखा रफली कि यहां पर 10,000 ऑर्गेनिजम्स हैं। 10,000 ऑर्गेनिजम्स में से 70% क्या होंगे आपके एनिमल्स, यानी मैं क्या कह सकता हूं कि 7,000 एनिमल्स मिलेंगे मुझे, और 7,000 एनिमल्स में से 70% इंसेक्ट है, तो क्या रफली मुझे 4,900 इंसेक्ट मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। अब रिवर्स साइकोलॉजी लगाओ, साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि हर जगह पर सबसे अबंडेंट कौन होता है? इंसेक्ट होता है। तो अगर आप सिर्फ इंसेक्ट पे स्टडी करो, आप पेड़ पौधे जीव जंतु मत गिनो, आप सिर्फ इंसेक्ट गिनो, और इंसेक्ट जो है उनसे निकाल लो नंबर ऑफ एनिमल्स और उनसे निकाल लो नंबर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। राइट? बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो अभी समझा देते हैं। समझ लो आपके यहां पर आए 98 इंसेक्ट्स, 98 इंसेक्ट्स। तो 98 इंसेक्ट्स यहां पे क्या आ जाएंगे मेरे भाई? आपके 140 टोटल एनिमल्स आ जाएंगे, और पता लगा जाएगा कि यहां पर 200 के आसपास टोटल ऑर्गेनिजम्स हैं। कैसे पता लगाया? उल्टा करके देख लो भाई, 200 का 70%, 140, 140 का 70% क्या हो गया? यहाँ पे 98 के आसपास हो गया। राइट? हमने उल्टा किया, हमने पहले इंसेक्ट का नंबर निकाल लिया, इंसेक्ट का नंबर निकाल करके हमने क्या कर लिया मेरे दोस्त? हमने सारे ऑर्गेनिजम्स का नंबर निकाल लिया। सो हमने क्या किया? हमने सारे ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किए, हमने सिर्फ इंसेक्ट की कैलकुलेशन करी और उसको एक्स्ट्रापोलेट करके हमने सारे ऑर्गेनिजम्स का नंबर निकाल लिया। जैसे देखो, अगर समझ लो आज के दिन में हमारी जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसमें से मोर देन 70% या 70% के आसपास आप मान लो एनिमल्स हैं, जबकि प्लांट, इसमें फंगस भी इंक्लूडेड है, याद रखना। फंगस वैसे प्लांट में होता नहीं है, इसमें जैसे एल्गी प्लांट है, ब्रायोफाइट प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है, इसमें फंगस भी प्लांट में दे रखा है। तो फंगस को मिलाकर जो प्लांट है ये लगभग आपके 22% के आसपास है, बचे हुए आपके प्रोटिस्टा वगैरह और मोनेरा वगैरह हैं 7-8%। इसमें कहा जाता है कि इंसेक्ट जो है अब एनिमल्स का 70% से ज्यादा है। तो समझ लो एक जगह पर 10 एनिमल है तो उसमें से 7 इंसेक्ट होंगे एंड सो ऑन। तो आप एनिमल कैलकुलेट करो ही मत, आप सिर्फ इंसेक्ट कैलकुलेट कर लो। इंसेक्ट आपने कैलकुलेट किया कि 49 है, इसका मतलब 70 के आसपास क्या होंगे? आपके टोटल एनिमल्स होंगे, और 100 के आसपास टोटल ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्लांट सब कुछ मिला करके। राइट? सो दिस इज द थिंग। ऐसे आप सिर्फ इंसेक्ट कैलकुलेट करते हो, देयरफॉर कैलकुलेट ओनली insects and extrapolate that data to know the total number of animals, कि एनिमल्स का 70% होता है इंसेक्ट, एंड ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट जितने हैं उसका लगभग डबल होते हैं आपके ऑर्गेनिजम्स। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक लाइन आपको पढ़नी है, द नंबर ऑफ फंगल स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन फार्म। फार्म क्या होता है सर? फार्म का मतलब होता है एफ फॉर फिशेज, ए फॉर एम्फीबियन, आर फॉर रेप्टाइल, एम फॉर मैमल। यानी हम लोग बहुत चौड़े होते हैं यार, मैमल तो खूब सारे हैं दुनिया में, है ना। फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल मिला के जितने नहीं है, इससे ज्यादा तो सिर्फ फंगस है। तो आप समझ सकते हो फंगस कितना ज्यादा डाइवर्स होगा, और फंगस से भी ज्यादा आपका डाइवर्स है एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट। ऑलराइट, ये सबसे ज्यादा डाइवर्स आपके प्लांट है। ओके, तो अब देखो इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा आपका कौन पाया जाता है? इसमें तो टक्कर ही नहीं है यार, इंसेक्ट तो आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट में इंसेक्ट सबसे ज्यादा पाया जाएगा, क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ी है। इसके अलावा एक ट्रिक है, ओथ एमसी।
ओके, एमसी नाम का एक इंसान है, मूलचंद मान लो, मदन चंद मान लो, कुछ भी मान लो, तो ओथ का मतलब है इसने शपथ ली है। एमसी मॉलस्क और क्रस्टेशियन, एमसी ने शपथ ली है, तो सबसे ज्यादा आपका कौन है, इंसेक्ट, फिर है ओथ, फिर है एम, फिर है सी। ओएमसी आपका हो जाएगा इनवर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट में क्या, आपका एफबी चला रहा है कौन, राम नाम का लड़का, एफबी राम। तो एफ फॉर फिशेस, बी फॉर बर्ड्स, राम दैट इज रेप्टाइल, ए मैमल, एक पर्टिकुलर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको वर्टिब्रेट का सीक्वेंस बता दिया गया है। प्लांट में सबसे ज्यादा क्या बताया आपको, लास्ट स्लाइड में देखो, प्लांट में सबसे ज्यादा क्या है, एंजियोस्पर्म, और फंगस भी इसी में कैलकुलेट किया था, फंगस तो बहुत ज्यादा है, तो फंगस सेकंड नंबर पे आ गया। तो फर्स्ट कौन आ गया, एंजियोस्पर्म, फर्स्ट आ गया एंजियोस्पर्म, सेकंड कौन आ गया, फंगस आ गया। अब क्या है, अ मोस्ट फेमस लाइकन, एक मोस्ट फेमस लाइकन है जी गली के अंदर, अ मोस्ट फेमस लाइकन, ए का मतलब क्या है, एल्गी, मोस्ट का मतलब क्या है, मॉसेस, फिर फेमस दैट इज फर्न्स एंड एलीज, तो फेमस में एफ और ए आ रहे हैं, एफ फॉर फर्न्स, ए फॉर एलीज, और लाइकन का मतलब लाइकन इटसेल्फ, अ मोस्ट फेमस लाइकन। ये आपके प्लांट की ट्रिक हो गई। तो इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट के ट्रिक्स आपको यहां पर सामने डेपिक्ट करके हमने दिखा दी हैं। दिस इज द बेसिक सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस। इनवर्टिब्रेट्स में ओथ एमसी, वर्टिब्रेट्स के अंदर एफ बी राम, और उसके बाद प्लांट्स के अंदर अ मोस्ट फेमस लाइकन, सबसे ज्यादा आपके एंजियोस्पर्म, फिर फंगस, फिर अ मोस्ट फेमस लाइकन, यानी ए का मतलब आपके एल्गी, मोस्ट का मतलब मॉसेस, फेमस का मतलब फर्न्स एंड एलीज, एंड लाइकन का मतलब लाइकन इटसेल्फ। राइट, अब आती है एक बहुत मस्त बात कि ये जो एस्टिमेट है इसमें आप प्रोकैरियोट्स को कंसिडर नहीं करते। यानी हमने देखा ना कि इंसेक्ट का नंबर कैलकुलेट कर लो तो आपको टोटल नंबर ऑफ एनिमल पता लग जाएगा, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पता लग जाएंगे। इसमें प्रोकैरियोट का आपने जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी स्पीसीज है एक्चुअल में प्रोकैरियोट्स की, क्योंकि ये पल पल अपने आप को बदलती रहती है। तो इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं, यानी बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन्स बनते रहते हैं, लेकिन हर स्ट्रेन अलग दिखता है, तो हमें एक्चुअल में नहीं पता लगता कि उसका पेरेंट बैक्टीरिया कौन है। तो आपको हर स्ट्रेन को एक नई स्पीसीज काउंट करना पड़ेगा, विच इज नॉट गुड, क्योंकि इससे तो नंबर इनका बहुत ज्यादा हो जाएगा। राइट, अगर आप इनको स्ट्रेन्स को भी कैलकुलेट करने लगे, अगर आप एक्सेप्ट कर लो बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया कि अगर एक ऑर्गेनिज्म का मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट है या उनके अंदर केमिकल्स थोड़े सा डिफरेंट हैं, तो डाइवर्सिटी इनकी मिलियंस में चली जाएगी। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तो आपके बैक्टीरिया ही हो जाएंगे। यानी हम बोलते हैं कि हमने टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन यानी 17 से 18 लाख स्पीसीज की खोज करी है, और पता लगा 50 लाख यानी 5 मिलियन तो बैक्टीरिया ही हो गए। तो सिर्फ नंबर बढ़ाने वाली बात है, एक्चुअल में दीज आर स्ट्रेन्स, इन्हें आप डिफरेंट स्पीसीज नहीं कह सकते। तो प्रोकैरियोट जो है इनमें नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड्स का आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड का आप इस्तेमाल करोगे तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कल्चर नहीं हो सकते लेबोरेटरी कंडीशन में, उनमें दिक्कत होगी, उनको आप कल्चर ही नहीं कर पाओगे, तो उनके बारे में स्टडी नहीं कर पाओगे। और अगर कल्चर हो गए, उनके स्ट्रेन्स को भी आपने स्पीसीज में गिन लिया, तो इनका नंबर मिलियंस में कूद पड़ेगा। तो अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया, तो इनका नंबर जो है मिलियंस में चला जाएगा। इसीलिए प्रोकैरियोट की कोई फिगर नहीं दी गई, और कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड यहां पर फेल हो गए, क्योंकि काफी बैक्टीरिया आपके नॉन कल्चरेबल रहते हैं। अब बहुत मजेदार स्लाइड है, यहां पर आपको भारत के बारे में काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। अगर पूरी दुनिया के क्षेत्रफल के बारे में आप बात करें, पूरी दुनिया के एरिया के बारे में बात करें, तो इंडिया सिर्फ 2.4% एरिया कवर करता है। कितना, 2.4। लिख लेता हूं, क्यों लिख लेता हूं, 2.4 याद रहेगा बिल्कुल। अब 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, साथ में क्या बना, 8, और एक नंबर है गुड लक का, गुड लक का। तो 2.4% सिर्फ आपका सरफेस कवर करता है इंडिया, लेकिन 8.1% ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है, यानी दुनिया में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें से 8.1% इंडिया में है। इतना कम एरिया होने के बावजूद तो यहां पर डाइवर्सिटी के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स की डेंसिटी भी बहुत अच्छी है, जो कि हमारी कंट्री को वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज बनाती है। यानी दुनिया के अंदर
ऐसी 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं जहां बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। उन 12 टॉप कंट्रीज में से इंडिया भी एक है। आज के दिन में हमारे इंडिया में 45,000 से भी ज्यादा स्पीसीज ऑफ प्लांट पाई जाती हैं। रफ मान करके आप 50,000 बोल सकते हो। और ट्वाइस एज मेनी एनिमल्स, यानी लगभग 1 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स यहां पर पाई जाती हैं, जो कि इंडिया में रिकॉर्ड करी गई है। लेकिन अगर मे साहब की हाइपोथेसिस आप देखो तो मे साहब ने क्या कहा था? मे साहब ने कहा था कि आपने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है, लेकिन टोटल 7 मिलियन के आसपास है। यानी आपने लगभग 22% को अभी तक ढूंढा है। यानी जो आपने ढूंढ लिया है उससे डबल ट्रिपल अभी ढूंढा जाना बाकी है। तो इसके हिसाब से कहा जाता है कि अभी इंडिया में लगभग 1 लाख से ज्यादा प्लांट स्पीसीज आराम से मिल सकती है। इससे ज्यादा ही मिलेंगी, 1 लाख प्लांट स्पीसीज आराम से मिल सकती हैं। और 1 लाख ऑलरेडी एनिमल स्पीसीज मिल चुके हैं इंडिया से। 3 लाख के आसपास एनिमल स्पीसीज और डिस्क्राइब करी जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मेज हाइपोथेसिस। तो इंडिया इज अ हॉट मार्केट। इंडिया जो है इसके अंदर बहुत सारी आपकी ऑर्गेनिजम्स जो है छुपी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम कभी इन सारी स्पीसीज को खोज पाएंगे? क्या इतनी मैन पावर, वो भी ट्रेंड मैन पावर, आप किसी भी इंसान को नहीं कह सकते जाओ नई स्पीसीज ढूंढ के लाओ। उसे ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्पीसीज ढूंढी जा चुकी हैं, कहीं वो रिपीटेटिवली बार बार ढूंढी हुई स्पीसीज को ही ना ले आए आपके पास। तो क्या इतने टेक्सोनॉमिस्ट आपको मिल पाएंगे? क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप बहुत जल्दी चीजों को कंप्लीट कर पाओ? द आंसर इज नो, बिकॉज नेचर्स लाइब्रेरी इज बर्निंग even before we cataloged the titles of all books stocked there। यानी यहां पर आपके बायोडाइवर्सिटी को एक लाइब्रेरी के फॉर्म में समझा गया है कि आपका एक लाइब्रेरी है जिसमें एक साइड से किताबों को आग लगा दी गई है और दूसरी साइड से आप किताबों के नाम, टाइटल, ऑथर का नाम लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। आग लगने की स्पीड किताबों के नाम, टाइटल लिखने की स्पीड से बहुत ज्यादा है। यानी जब तक आप आधी लाइब्रेरी को भी सर्च नहीं कर पाएंगे तब तक बची हुई आधी लाइब्रेरी गायब हो जाएगी। यहां पर कहने का क्या मतलब है कि चीजें आपकी एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। और स्पीसिएशन भी होती जा रही है, उसका रेट काफी लो है, यानी नई स्पीसीज भी आती जा रही हैं। तो आप किसी पुरानी जगह पर भी जाओगे तो आपको ठीक ठाक स्पीसीज मिलेंगी, तो आपको उनको भी ढूंढना है। और जो एक्सटिंक्ट हो गई, आपके ढूंढने से पहले ही उनके बारे में आपको कभी पता ही नहीं लगा। और कुछ ऐसी हैं जो ऐसे इलाकों में है जहां पर इंसान पहुंच ही नहीं सकता, तो उनके बारे में भी आपको कोई आइडिया नहीं लग पाएगा। यानी अगर आप पॉजिटिव से पॉजिटिव भी मान के ले चलें तो आप लगभग दुनिया के अंदर जितनी डाइवर्सिटी है उसका 50% खोज पाएंगे। ये भी तब जब हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, ये भी जब हम अपने आप को बहुत पॉजिटिव घोषित कर दें कि हाँ यार हम कर सकते हैं, तब की बात है, अदरवाइज वो भी नहीं हो पाएगा। यानी अगर मे साहब की हाइपोथेसिस ठीक है कि 7 मिलियन के आसपास ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हो सकता है हम ज्यादा से ज्यादा 3.5 मिलियन डाइवर्सिटी को खोज पाएं, 3.5 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज को रजिस्टर कर पाए, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कैसे कैसे पाई जाती है, कहां कहां पाई जाती है? पहला है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। यानी अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं तो क्या आपको डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? देखो सिंपल सा यहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं, एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं अर्थ का। ये आपका अर्थ है, हालांकि इसकी एक्सिस थोड़ी सी टिल्टेड रहती है, लेकिन मैं सीधी एक्सिस समझ करके इस डायग्राम को तैयार कर रहा हूं। ये 0 डिग्रीज है, ये 0 डिग्रीज कहा जाता है इक्वेटर। 0 डिग्री इज द इक्वेटर। यहां पे 23.5 डिग्री पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे 23.5 डिग्री पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां आपका ऊपर की साइड है नॉर्थ पोल, यहां आपका नीचे की साइड है साउथ पोल। ठीक है, अब ये जो आपका इलाका है ना, ये जो इक्वेटर का इलाका है, यहां पर सबसे ज्यादा सूरज पड़ता है। यहां पे सबसे ज्यादा सूरज पड़ेगा तो यहां पे प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। भाई सबसे ज्यादा सूरज आ रहा है तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, तो प्रोडक्टिविटी यहां पर मैक्सिमम है। प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगी तो एनिमल सबसे ज्यादा सपोर्ट किए जाएंगे, तो एनिमल्स भी यहां पर मैक्सिमम होंगे। ओवरऑल आप कह सकते हो कि जहां पर प्लांट एनिमल दोनों ही बहुत ज्यादा है, वहां डाइवर्सिटी सबसे मैक्सिमम है। और जैसे ही आप ऊपर जाते जाएंगे पोल्स की तरफ, पोल्स में बर्फ पड़ती है, या नीचे जाते जाएंगे पोल्स की तरफ, पोल्स में बर्फ पड़ती है, तो यहां पे डाइवर्सिटी इज मिनिमम। डाइवर्सिटी इज मिनिमम, यहां पे डाइवर्सिटी एकदम कम होती चली जाएगी। यानी सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि डाइवर्सिटी यूनिफॉर्म नहीं है कि हर जगह आपको 5-5 ऑर्गेनिज्म मिल गया, ऐसा नहीं है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलती है। यहां पर बोला गया है कि
species diversity decreases as we move away from the equator towards the poles। यानी जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, वहां पे बर्फ पड़ी रहेगी, तो वहां पे क्या है, आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, राइट। ट्रॉपिक्स जो हैं, यानी 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ, ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। जो आपका 0 डिग्री के आसपास है ना, दिस इज ट्रॉपिकल रीजन, ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है। और यहां जो प्रेजेंट है आपका पोल्स पे, ये क्या है, आपका टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट मतलब टेम्परेचर ज्यादा नहीं, टेम्परेचर कम, तो ये आपका टेम्परेट रीजन है, टेम्परेचर यहां पे कम होता है, ठीक है। तो पोल्स को टेम्परेट बोलते हैं, पोल्स के आसपास के इलाके को, इस वाले इलाके को ना, दिस इज टेम्परेट। ऑलराइट, सो यहां पर इक्वेटर के आसपास ज्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी देन टेम्परेट और पोलर रीजन। पोलर रीजन पे आपके ऑब्वियसली कम स्पीसीज पाई जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोलंबिया, जो कि इक्वेटर के पास पाया जाता है, यहां पर 1400 स्पीसीज हैं बर्ड्स की, ठीक है। तो यहां पर देखो, आप अगर एक डायग्राम बना लो यहां पर, तो कोलंबिया जो इक्वेटर के पास है, यहां पे 1400 स्पीसीज हैं बर्ड्स की, ठीक है। फिर यहां पर न्यूयॉर्क, जो कि 41 डिग्री नॉर्थ में है, 41 डिग्री नॉर्थ में है न्यूयॉर्क, यहां पर कितनी स्पीसीज हैं, 105 स्पीसीज हैं। ग्रीनलैंड, जो कि 71 डिग्री नॉर्थ में है, यहां पर सिर्फ 56 स्पीसीज हैं, ओके, यहां पर सिर्फ 56 स्पीसीज हैं। और इंडिया, जो कि आपका ट्रॉपिकल रीजन पे ही है, बट एकदम सेंटर ट्रॉपिकल पे नहीं है, यहाँ पे 1200 स्पीसीज हैं, तो इसके बीच में कहीं पर आएगा तो 1200, तो एविडेंट है, देखो 1400 से 1200 कम होता गया, 1200 से 105 कम होता गया, 105 से 56 कम होता गया। यानी अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिकल रीजन से, यानी आप अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका नंबर क्या होता जा रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज आपकी कम होती जा रही है। ऑलराइट, तो वही कंसेप्ट है, बस थोड़ा डेटा यहां पर आ गया है। A forest in tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants as forest of equal area in temperate region like the Midwest of USA। कहा गया है, समझ लो यार, 100 एकड़ का एक जंगल है, 100 एकड़ का एक जंगल है इक्वेटर पे, और 100 एकड़ का एक जंगल है पोलर रीजन के आसपास, टेम्परेट रीजन में। तो एरिया तो बराबर है, 100 एकड़ बोल दिया मैंने, लेकिन यहां पर उसी 100 एकड़ में 10 गुना ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पे कंडीशंस ज्यादा फेवरेबल हैं आपके इक्वेटर या इक्वेटोरियल रीजन के पास, दूसरी जगह इतनी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, राइट। लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो है, जिसे लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता है, साउथ अमेरिका का जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, इसे लंग ऑफ प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इतने पेड़ हैं कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो यहां से होता है। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी है पूरी दुनिया की, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स यहां पर पाए जाते हैं, राइट। तो ये भी आपका ट्रॉपिकल रीजन में ही पाया जा रहा है, इसीलिए यहां पर इतनी डाइवर्सिटी है। अगर सेम इलाका, सेम एरिया का जंगल अगर टेम्परेट रीजन में होता तो यहां पे इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती। यहां पर क्या है, 40,000 से ज्यादा स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 40,000 से ज्यादा स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 से ज्यादा हैं आपकी फिशेस, 1300 बर्ड्स हैं, 427 मैमल्स हैं, 427 एम्फीबियंस हैं एंड 378 रेप्टाइल्स हैं, और 1,25,000 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो इनवर्टिब्रेट में इंसेक्ट आता है तो वो तो सबसे ज्यादा होगा ही, तो इनवर्टिब्रेट। भाई दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से 22% के आसपास, 20% के आसपास मान लो, चलो यार, वैसे एक्चुअल 22 है, वो आपके प्लांट है, तो प्लांट आपका सेकंड है। फिर हमने क्या पढ़ा था, एफ बी राम, ओके, एफ मतलब सबसे ज्यादा है फिशेस 3,000, तो एफ दैट इज फिशेस, बी दैट इज 1300 यानी बर्ड्स, आर एम यानी फिर रेप्टाइल होना चाहिए, राइट, लेकिन रेप्टाइल कम है, ओके। फिर होना चाहिए ए और एम यानी एम्फीबियन और मैमल, तो एम्फीबियन और मैमल लगभग बराबर बराबर है, एम्फीबियन और मैमल लगभग बराबर बराबर है, ठीक है। और इसके बाद है रेप्टाइल, यानी एक जो हमने पढ़ा था अभी तक डेटा, उसमें एक चीज आई है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में कम,
कि रेप्टाइल आपका कम है, बाकी सारी चीजें हमने जो पढ़ी थी कि इंसेक्ट सबसे ज्यादा, फिर प्लांट, फिर एफ बी, ओके, रेप्टाइल हट गया तो राम फिर जो है उसके बाद आ गया। ठीक है, सिर्फ रेप्टाइल का एक्सेप्शन है, ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में क्या है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको सिर्फ रेप्टाइल रेप्टाइल याद करना है, इसके अलावा और कुछ याद नहीं करना, ये आपकी चीज क्रैक हो जाती है। ओके, और अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में इतना ज्यादा नंबर है, 1.25 लैक्स आपका इंसेक्ट का नंबर है। साइंटिस्ट का ये कहना है यार ये जगह तो इतनी डाइवर्स है कि यहाँ 2 मिलियन इंसेक्ट भी जो है आगे चल के आपको मिल सकते हैं, ये जगह तो एक गोल्ड माइन है डाइवर्सिटी की। तो ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा क्या है जो टेम्परेट रीजन में नहीं है, जो ट्रॉपिकल रीजन में इतनी सारी डाइवर्सिटी है और टेम्परेट रीजन में डाइवर्सिटी इतनी कम है। सो यहां पर कुछ हाइपोथेसिस लगाई गई हैं, कुछ आपको रीजंस बताए गए हैं और वो रीजन एकदम सही है। पहला रीजन ये है कि स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी स्पीसीज क्रिएट होने में टाइम लगता है, अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ गई तो स्पीसीज क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो अनलाइक टेम्परेट रीजन जहां पर ग्लेशिएशंस वगैरह हो सकती हैं, ट्रॉपिकल रीजन जो है इट हैज रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी हमारा जो ट्रॉपिकल एरिया है जहां पे हम रहते हैं, यहां पर मौसम एक जैसा रहता है। एक जैसा का मतलब गलत मत समझना, काफी स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। पिछले काफी सालों में मैंने स्टूडेंट्स की क्वेरी देखी है, वो ये बोलते हैं कि सर बल्कि हमें ऐसा लगता है पोलर में ज्यादा कांस्टेंट रहता है, कि पोलर में तो हमेशा ही बर्फ पड़ेगी, वहां ज्यादा कांस्टेंट है तापमान, यहां पे तो कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी ऑटम है, कभी बरसात है। मेरे दोस्त उसका एक पैटर्न है, ये चीजें प्रेडिक्टेबल है। मई का महीना बोलेंगे सबके दिमाग में गर्मी आएगी, जुलाई का महीना बोलेंगे सबके दिमाग में बारिश आएगी, दिसंबर का महीना बोलूंगा सबके दिमाग में ठंडी आएगी। तो एक फिक्स्ड पैटर्न है और एक लेवल से ऊपर चीजें या नीचे चीजें नहीं जा सकती, कभी कभी एक्सेप्शन होता है, अदरवाइज एक लेवल है, एक रेंज है कि हमने डिसाइड कर लिया यार मेरे यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज्यादा नहीं जाता, तो अगर 55 तक भी जाएगा तो यहाँ पे स्पीशिएशन बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं होगी, राइट। लेकिन कहीं पर अगर समझ लो बहुत ही कम माइनस में, कहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वहां पे -40 चला गया, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। एक रेंज को जस्टिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट यहां पर यह है मेरे दोस्त कि स्पीसिएशन जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम देना पड़ता है स्पीसीज को बनने के लिए। अब जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर तो आपके चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वो प्रेडिक्टेबल चेंजेस है। लेकिन जो टेम्परेट रीजन है वहां पे कभी ग्लेशिएशन हो गई, कभी ग्लेशियर पिघल गया, तो जो भी स्पीसिएशन हुई थी उस सब पे पानी फिर गया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वहां पे स्पीसिएशन यूजुअली उतनी स्पीड पर नहीं होती। पहला आपका ये था आंसर। दूसरा, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट अनलाइक द टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, जो मैंने आपको कहा। तो लेस सीजनल से ये मत समझना कि यहां सीजन्स नहीं आते, सीजन्स तो आएंगे, गर्मी सर्दी और आपका सावन वगैरह आएंगे, ऑटम सब आएगा, लेकिन दे आर मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। पर यहां पे ये नहीं है कि कभी भी मन किया वही मौसम आ गया मुंह उठा के, नहीं, ये प्रेडिक्टेबल है। तो ये जो एनवायरमेंट है ये प्रमोट करते हैं नीश स्पेशलाइजेशन को, यानी एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं हूं, मैंने हरियाणा में रहना स्टार्ट कर दिया, मैं यहाँ की नीश का मेंबर बन गया, मुझे बहुत पसंद आया हरियाणा, मैं यहाँ पे जो चीजें उगती है वो खा सकता हूँ, यहाँ पे अच्छे से काम कर सकता हूँ, अपना आउटपुट दे सकता हूँ, यहाँ के लोगों से घुल मिल सकता हूँ, मुझे बहुत पसंद आ गया। सिमिलरली तुम में से किसी को पंजाब पसंद आ गया, तुम में से किसी को केरला पसंद आ गया, तुम में से किसी को वेस्ट बंगाल पसंद आ गया, हमने अपनी अपनी नीश पकड़ ली। ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स भी एक जगह पे स्पीसिएशन स्टार्ट करते हैं, रहना स्टार्ट करते हैं, वहां की नीश के लिए वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो वहां पे अच्छे से काम कर पाते हैं और ग्रो कर लेते हैं। लेकिन अगर समझ लो कुछ भी हो रहा है कहीं पर, अब मैं सोच के आया था यार यहाँ पे ना सर्दी थोड़ी कम पड़ती है, तो मैं यहाँ पर ये सोच के रहने आया था, पता लगा यहाँ पर -20 पड़ गई, तो मैं तो बोरिया बिस्तर उठा के भागूंगा ना, मैं तो यहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा। तो ट्रॉपिकल रीजन पे यह आपको पता रहता है कि हाँ यार यहाँ पे 20 डिग्री तापमान रहता है गर्मियों में, यहाँ पर 50 डिग्री रहता है, आपको एक आइडिया है, प्रेडिक्टेबल है चीजें। लेकिन टेम्परेट में आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप सोच के चल रहे हो 0 डिग्री रहेगा तापमान, हो सकता है -50 हो जाए, तो आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, स्पीसिएशन नहीं हो पाएगी। यहां पर मोर सोलर एनर्जी है, यानी मोर सोलर इनपुट जब आएगा तो हायर प्रोडक्टिविटी रहेगी, प्लांट ज्यादा फोटोसिंथेसाइज करेंगे और आपकी ग्रेटर डाइवर्सिटी रहेगी, क्योंकि प्लांट ज्यादा तो प्लांट को खाने के लिए एनिमल ज्यादा।
एनिमल कहाँ रहेगा? जहां प्लांट रहेगा, तो प्लांट के पीछे पीछे आपका एनिमल डाइवर्सिटी भी बढ़ती रहती है। तो ये तीन चीजें हैं। पहला कि स्पीसीएशन इज अ फैक्टर ऑफ टाइम, तो उसे टाइम देना पड़ेगा। दूसरा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं कर सकते हम कंडीशंस के अंदर, तो प्रेडिक्टेबल चीजें होनी चाहिए जो ट्रॉपिकल रीजन में होती है। थर्ड, यहां पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी देखने को हमें मिल सकती है, राइट। अब हम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ऑलराइट। पहले थ्योरी देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट आई विल बी लेटिंग यू नो अबाउट दिस ग्राफ और दिस कर्व। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, वेरी गुड कंसेप्ट। लिविंग वर्ल्ड में आपने एक लाइन पढ़ी थी, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में मैंने आपको पर्सनली पढ़ाई थी कि जब आप एरिया बढ़ा देते हो ना, तो आपको नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा मिलती हैं। लेट्स से मैं एक रीजन की बात कर रहा हूं, इस चीज को बहुत गौर से समझना पड़ेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैप बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं हूं कलाकार आदमी, तो ये मैंने बना दिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये बना दिया भैया, इसके बगल में मैंने डेजर्ट, ये बना दिया मैंने यहाँ पे डेजर्ट। कोई ज्योग्राफी की क्लास लग रही है, बट कोई बात नहीं, ये है यहाँ पर डेजर्ट। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, इसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा फॉर श्योर, और ऐसा कंसेप्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब की बात नहीं कर रहा है, खुद का मैंने तैयार किया था पढ़ाने के लिए, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसे गौर से सुने। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैंने 2 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रिसर्च करी, 2 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में मैंने रिसर्च करी, तो मुझे कितनी स्पीसीज मिली? मुझे आपकी 500 स्पीसीज मिली। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो यहां पे स्पीसीज का नंबर बहुत ही ज्यादा है, मुझे 500 स्पीसीज मिल गई। मैंने एरिया बढ़ाया, एरिया मैंने डबल कर दिया, मुझे भैया 1000 स्पीसीज मिल गई, और 1000 मिल गई 500 के अलावा। मैंने और एरिया बढ़ाया, मुझे क्या मिल गई? 2000 स्पीसीज मिल गई। अब मैं जब और एरिया बढ़ाता हूं ना, तो देखो यार यहाँ पे कुछ खाली खाली चीजें भी आ रही हैं, जहां पे हो सकता है कंडीशन उतनी अच्छी ना हो, इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे 1000 से 2000 डबल हुई थी ना, अब डबल नहीं हुई यार, अब 3500 के आसपास हुई, क्योंकि सिर्फ बहुत कम पार्ट यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का आ रहा है। लेकिन जब मैंने और बढ़ाया, तो अब देखो डेजर्ट का पार्ट भी आ गया इसके अंदर, ज्यादातर पार्ट डेजर्ट का आ गया, ज्यादातर पार्ट यार डेजर्ट का आ गया। तो ज्यादातर पार्ट आपका यहाँ पे डेजर्ट का आ गया, तो क्या हुआ यहाँ पे 3500 के बाद आपकी कम हुई, बल्कि अब आपकी 3700 हुई। अब आपकी पहले जो बढ़ रही थी वो भी नहीं बढ़ रही, यानी एक लेवल के बाद ना अब स्पीसीज का नंबर बढ़ना बंद हो गया। अब जब आप पूरा ही डेजर्ट के अंदर घुस जाओगे तो यहां पे इतनी स्पीसीज हो सकता है ना मिले, राइट। तो 3700 के बाद हुई आपकी 3705, एकदम ही कम बढ़ी, और उसके बाद आपको एक दो स्पीसीज आगे मिलनी स्टार्ट होंगी। यानी पहले जो चीज आपकी एकदम रैपिड मूव कर रही थी, जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा था स्पीसीज का नंबर बढ़ रहा था, लेकिन बाद में ये जो है आपका रिलेटिवली जाके कांस्टेंट हो गया, रिलेटिवली जाके ग्राफ जो है आपका कांस्टेंट हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पे डेजर्ट नहीं बनाता तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अब देखते हैं पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, फिर चलते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। यहां पर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल्स में काम किया था। ये एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे, नेचर पे काम करते थे, एंड ज्योग्राफर थे, जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्हें प्यार से वॉन हम्बोल्ट भी कहा जाता था। इन्होंने देखा स्पीसीज रिचनेस जो है ये इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, बट अप टू अ लिमिट। जैसे जैसे आप किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आपको और स्पीसीज मिलती जाएंगी विद इंक्रीजिंग एरिया, लेकिन अप टू अ लिमिट, उसके बाद वो चीजें स्टैटिक हो जाएंगी, राइट। इन फैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा, जैसे एंजियोस्पर्म है, चाहे आपका बर्ड है, चाहे कोई बैट है, चाहे फ्रेश वाटर फिशेज है, इनका जो कर्व आता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, यानी पहले चीजें बढ़ती हैं फिर कांस्टेंट हो जाती हैं। अगर आप लॉग स्केल में इन्हें प्लॉट करते हो तो स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाती है। ओके, तो इक्वेशन क्या है यहां पर? लॉग एस, जहां पे एस क्या है? स्पीसीज रिचनेस, इज इक्वल टू लॉग सी, यानी आपका वाई इंटरसेप्ट, जेड लॉग ए, जेड लॉग ए, जेड क्या है आपका? स्लोप ऑफ द लाइन, जिसे रेग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, हमारे बहुत काम की चीज है,
और ए आपका एरिया है, क्योंकि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले आपकी आई स्पीसीज, फिर आपका आया एरिया, एंड यहां पर आपका इंटरसेप्ट और आपका क्या है, स्लोप है। इंटरसेप्ट और आपका स्लोप, ठीक है। तो यहां पर आपका, यहां पर क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लॉग में आते हैं। ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन यहां पर बन रही है। y क्या है आपका, लॉग s, देन उसके बाद एम एक्स क्या है आपका यहां पर z लॉग a, और c क्या है आपका लॉग c। ऑलराइट, अब इसको पहले प्लॉट को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यार, यहां पर क्या था इक्वेशन, s इज इक्वल टू सी ए की पावर z। अब लॉग में आप लोगे तो s का लॉग क्या हो गया, लॉग s, इनटू में है आपके c और a की पावर z, तो आपका यहां पर क्या हो गया, प्लस आ जाएगा जो मल्टीप्लीकेशन में है। तो c का लॉग क्या हुआ, लॉग c, इनटू में है तो प्लस आ गया, पावर आपकी बाहर आ गई, दैट इज z, और लॉग आपका यहां पर हो गया a। तो स्पीसीज, एरिया, स्लोप और आपका इंटरसेप्ट, तो किस फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू m दैट इज z, x दैट इज log a, प्लस c दैट इज इंटरसेप्ट, जो कि आपका क्या हो गया, log c हो गया। तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में प्रेजेंट था, पहले आपकी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जा रहा था, बढ़ता 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 बढ़ता, लेकिन बाद में चीजें स्टैटिक हो गई। तो बाद में चीजें आपकी स्टैटिक हो गई, आगे चल के क्या हो जाएगा आपका, स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है। और लॉग लॉग स्केल में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जब आपने लिखा तो आपको क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिली, आपको स्ट्रेट लाइन मिली, सिंपल सी बात है। ऑलराइट, सिंपल सी बात है। अब देखो यार, मेरे काम की चीज क्या है, ये z, इस z का नाम क्या है, रेग्रेशन कोफिशिएंट, मतलब रेग्रेशन कितना हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा ना, नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज कम हो जाएंगी, स्पीसीज इंक्रीज होना बंद हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि रेग्रेशन आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं, जितना ज्यादा रेग्रेशन यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतनी कम बढ़ेंगी स्पीसीज, क्या मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो यहां पर देखो, इकोलॉजिस्ट ने देखा कि जो वैल्यू ऑफ z है ये आपका 0.1 टू 0.2 के बीच में होती है हर ऑर्गेनिज्म के लिए यूजुअली, चाहे वो आपके प्लांट हो ब्रिटेन के, तो जगह से भी फर्क नहीं पड़ता, और ऑर्गेनिज्म से भी, चाहे ब्रिटेन का प्लांट हो, चाहे कैलिफोर्निया की बर्ड हो, चाहे न्यूयॉर्क का मोलस्क हो, आपका रेग्रेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है ये 0.1 टू 0.2 के बीच में आती है, विच इज लेस, कम रेग्रेशन यहां पर हो रहा है। लेकिन जब आप बहुत लार्ज एरिया में स्टडी करते हो ना, तो आप एरिया बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बहुत बड़ा हो गया एरिया, तो अब तो स्पीसीज टाइम के साथ बढ़ेंगी नहीं, यानी रेग्रेशन बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जब आप बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो एरिया को, तो स्लोप आपका स्टीपर हो जाता है, यानी z वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूगीवोरस यानी फ्रूट खाने वाले कुछ बर्ड्स हैं, और मैमल जो हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, इनके लिए 1.15 पाया गया है आपका रेग्रेशन कोफिशिएंट। तो एक तरफ तो रेग्रेशन कोफिशिएंट है 0.2, और एक तरफ है रेग्रेशन कोफिशिएंट 1.15 यानी अराउंड 1.2, तो 6 गुना ज्यादा रेग्रेशन है ना, तो 6 गुना कम बढ़ेंगी स्पीसीज। यानी समझ लो आपका 100 था, इससे स्पीसीज हो गई आपकी 160, 60 बढ़ी, अच्छी बढ़ी। दूसरी जगह पे रेग्रेशन अगर ज्यादा है तो सेम एरिया बढ़ाने पे आपका क्या होगा, इससे 6 गुना, यानी 60 बढ़ रही थी, इससे 6 गुना कम बढ़ेंगी। तो अल्टीमेटली आप देख लो क्या यहां पर रिजल्ट आता है, राइट, जो भी रिजल्ट आएगा वो काफी कम होगा, बहुत कम बढ़ेंगे, राइट, बहुत कम आपकी यहां पर बढ़ेंगी। सो दिस इज द थिंग, ऑलराइट, दिस इज द थिंग। सो दैट्स व्हाई रिग्रेशन कोफिशिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे लेवल याद होना बहुत जरूरी है। 0.1 टू 0.2 जनरल लेवल है, 0.6 टू 1.2 फिर ये आपका बाद में हो सकता है, इस लेवल तक जा सकता है, जैसे 1.15 है ना, सो इट इज बिटवीन 0.6 टू 1.2, जब आपका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है उस टाइम पर। डज नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, यानी एक इकोसिस्टम है, एक में समझ लो एक इलाका है, कोई प्लॉट है, उसके अंदर आपकी 100 स्पीसीज पाई जा रही हैं, और सेम लंबाई चौड़ाई का प्लॉट है, उसके अंदर आपकी 20 स्पीसीज पाई जा रही हैं, किसमें इकोसिस्टम ज्यादा बेहतर होगा, ऑब्वियसली जिसमें 100 स्पीसीज हैं उसमें, क्योंकि जब वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो प्रोडक्टिविटी करने का मजा भी है,
प्लांट भी तभी प्रोडक्टिव रहेगा जब उसको खाने वाले ऑर्गेनिजम्स ज्यादा रहेंगे। उसको पूरा डिप्लॉय ना कर दें, लेकिन अगर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है तो प्लांट भी चाहता है कि लोग उसको खाएं, ठीक है, तभी जाके बैलेंस आपका बना रहता है। सो इकोलॉजिस्ट का ये कहना था काफी सालों से कि कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीसीज। यानी अगर ज्यादा स्पीसीज हैं तो कम्युनिटी या इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल रहेगा, और कम है तो कम स्टेबल रहेगा। अब स्टेबल कम्युनिटी होती क्या है? स्टेबल कम्युनिटी मतलब इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी मतलब समझ लो एक प्लांट है, वो प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी कर रहा है, लेकिन उसको खाने वाले एनिमल खत्म हो गए, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा और खाने वाले कम, तो प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन आ गई ना, प्रोडक्टिविटी ज्यादा बच गई हमारे पास। और समझ लो 100 पेड़ हैं और 100 एनिमल हैं, 100 पेड़ में जो प्रोडक्टिव हुई उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट एनिमल्स ने खा लिया, फिर 200 पेड़ बने तो 200 एनिमल्स भी बने, तो ओवरऑल वेरिएशन कम रही, चेंज नहीं हुआ। पहले 100 पेड़ को 100 जानवर खा रहे थे, अब 200 पेड़ हैं तो 200 जानवर खा रहे हैं, तो ओवरऑल आपकी यहां पर वेरिएशन नहीं आई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और खाने वाले लोग भी उतने ही बढ़े, तो ईयर टू ईयर आपका वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ये जो आपकी कम्युनिटी है ये रेजिस्टेंट या रेजिलिएंट होनी चाहिए टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि नेचुरल और मैन मेड डिस्टर्बेंस। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कोई आपदा आ जाती है, तो ये अपने आप को रिवाइव कर पाए और दोबारा से स्टेबल इकोसिस्टम स्टार्ट कर पाए, इतनी इनमें क्षमता होनी चाहिए। दे शुड बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। अगर कोई बाहर से स्पीसीज आती है तो उससे घबराए ना, बल्कि उस एलियन स्पीसीज की बैंड बजा दें, ऐसी इनके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए। तो सीजनल आपकी सॉरी एनुअल वेरिएशन कम होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होनी चाहिए, एंड आपका एलियन स्पीसीज इन्वेजन से भी ये रेजिस्टेंट होने चाहिए। ओके, डेविड टिलमैन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने 2 प्लॉट्स का इस्तेमाल किया। ओके, उन्होंने देखा कि वो प्लॉट जिनमें ज्यादा स्पीसीज थी उनमें लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन था, यानी जितने प्लांट बढ़ रहे थे उतना आपके एनिमल भी बढ़ रहे थे, तो बायोमास में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आई। लेकिन उन्होंने ये देखा कि जहां पर कम ऑर्गेनिज्म है, कम आपकी डाइवर्सिटी है, वहां पर वेरिएशन आई। उन्होंने देखा कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है लेकिन खाने वाले ऑर्गेनिज्म भी बढ़ रहे हैं, तो एक स्टेबल इकोसिस्टम का विकास वहां पर हो रहा है। ये किसने बताया? डेविड टिलमैन साहब ने अपने प्लॉट एक्सपेरिमेंट में बताया कि जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी उतना आपके लिए बढ़िया है। राइट? अब देखो, वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली हाउ स्पीसीज रिचनेस कंट्रीब्यूट्स टू वेल बीइंग ऑफ एन इकोसिस्टम। इसको समझने के लिए हमने जो है एक एक्सपेरिमेंट को समझने के बारे में सोचा। ओके, जो है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। हमें ये लगता है कि यार 20,000 स्पीसीज है एंट की, अगर 15,000 बचे तो क्या दिक्कत हो जाए, अगर 5,000 स्पीसीज खत्म भी हो गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और फर्क पड़ेगा तो कितना फर्क पड़ेगा? क्या चींटी के एक्सटिंक्ट होने से फर्क पड़ेगा या कोई और स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो तो उसके एक्सटिंक्ट होने से भी फर्क पड़ेगा? ये सारे सवाल हमें एक छोटी सी हाइपोथेसिस से समझने हैं, जो कि पॉल एलरिक साहब ने दी थी, जो कि स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे पॉल एलरिक साहब। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। यहां पर एक एरोप्लेन को एक इकोसिस्टम माना गया है, राइट? और वहां पे जो रिवेट्स हैं, यानी छोटे छोटे जो बोल्ट होते हैं ना एक एरोप्लेन में, जो पार्ट्स को जोड़ के रखता है, उन्हें स्पीसीज बोला गया। अब समझ लो कि एक पैसेंजर एक एरोप्लेन के अंदर चढ़ा और उसने पॉप कर लिया रिवेट को, यानी उसने एक बुल्ट निकाल लिया। अब उसने एक बुल्ट निकाला एक ऐसे पार्ट से जहां पर कनेक्शन को कोई हार्म नहीं हो रहा, तो यहां पर जो है फ्लाइट की सेफ्टी बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं हुई। लेकिन सोच के देख लो, जैसे जैसे आपके ज्यादा से ज्यादा रिवेट रिमूव होते जाएंगे, आपका प्लेन वीक होता चला जाएगा और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगे और प्लेन क्रैश हो जाएगा। और अगर आप सीधा पहला बुल्ट वो निकालते हो जो पूरे प्लेन को जोड़े हुए है, समझ लो जो आपके प्लेन की पंखुड़ियां है, आपने सीधा उसका बुल्ट निकाल दिया और पंखुड़ी गिर गई तो पक्का ही क्रैश हो जाएगा। तो अगर आप विंग्स का रिवेट निकालो, जिसे की स्पीसीज कहा जाता है, जो मेजर आपके काफी सारे फूड वेब का सेंटर होता है, यानी वो हर जगह पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर वो गायब हो गया तो काफी सारी फूड वेब्स इनकम्प्लीट रह जाएंगी, काफी सारी फूड चेन्स इनकम्प्लीट रह जाएंगी।
वो जो की स्पीसीज है अगर आपने उसको गायब कर दिया तो सीरियस थ्रेट है और आपकी फ्लाइट क्रैश होगी ही होगी। तो एक फ्लाइट का कौन सा बोल्ट निकल रहा है ये मैटर करता है। तो क्या हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि एक चींटी की स्पीसीज अगर गायब हुई तो दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्पीसीज कौन सी है ये मैटर करता है। अगर वो की स्पीसीज है तो एक इलाके का जो भी इकोसिस्टम है पूरा का पूरा हैम्पर हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। और अगर वो एक की स्पीसीज नहीं है, कोई नॉर्मल स्पीसीज थी, तो उसके एक्सटिंक्ट होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज तक भी दुनिया में काफी सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हुए हैं जिनसे एक हद तक ही हमें फर्क पड़ा है। लेकिन आगे चल के अगर कोई की स्पीसीज गायब हो गई या छोटी छोटी भी कई सारी स्पीसीज गायब हो गई तो हमें उसका भुगतान करना पड़ सकता है और हमारा इकोसिस्टम, हमारा अर्थ जो है क्रैश हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस फ्लाइट। और उसके बाद जो है हम कभी भी रिवाइव नहीं कर पाएंगे, यानी ये दुनिया जो है खत्म हो जाएगी। राइट? तो काफी सारी स्पीसीज जो हैं ये ऐड हो रही हैं अर्थ में थ्रू स्पीशिएशन, यानी स्पीशिएशन के थ्रू नई नई स्पीसीज बनती रहती हैं, लेकिन इनका लॉस भी होता जा रहा है, यानी एक्सटिंक्शन की न्यूज़ेस भी हमारे पास आती रहती हैं दिन प्रतिदिन। राइट? और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये जो चीजें हैं ये हो रही हैं, एक्सटिंक्शन हो रही है। तो यहां पर अगर आप देखोगे कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, तो ट्रॉपिकल रीजन जो वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर खूब सारी डाइवर्सिटी होती है, उसको कॉलोनाइज कर लिया ह्यूमंस ने। तो यहां पर जो 2000 से ज्यादा स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स रहती थी वो आपकी गायब हो गई। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपनी रेड लिस्ट तैयार करी है, जहां पर बताया गया है कि कौन कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है। इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि 784 स्पीसीज अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं इन लास्ट 500 साल, जिसमें से 338 के आसपास वर्टिब्रेट हैं और 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं एंड 87 प्लांट हैं। हमें अच्छे से पता है कि ज्यादा कौन है कम कौन है। भाई इंसेक्ट आपके सबसे ज्यादा होते हैं, फिर एनिमल, फिर प्लांट। तो सबसे ज्यादा आपका कौन है? इनवर्टिब्रेट रहेगा। तो इनवर्टिब्रेट हैं ज्यादा तो एक्सटिंक्ट भी ज्यादा रहेंगे। फिर वर्टिब्रेट उससे कम है तो एक्सटिंक्ट भी कम होंगे। फिर प्लांट उससे भी कम है तो एक्सटिंक्ट और कम रहेंगे। ऑलराइट? तो 784 में 7 को बाद में लगाओ, 8 को पहले लगाओ, उल्टा कर दोगे तो आपका प्लांट का नंबर आ जाएगा। और 784 इज समवॉट करीब है थोड़ा 786 के, तो ये नंबर सबको इजीली याद भी रहता है। इसमें से ज्यादा इनवर्टिब्रेट गायब हुए, कम वर्टिब्रेट। और प्लांट को कैसे याद करना है? 784 जो था इसमें 7 और 8 की पोजीशन को चेंज कर दो, क्या आ गया? 87 आ गया, सीधा हमें प्लांट याद हो गए। अब काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, जो एक्सटिंक्ट हुए हैं, जो इस आर्टिकल में दिए हैं, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ट्रिक बताऊंगा, सारी चीजें याद हो जाएंगी। डोडो मॉरिशस का है, ये AIMS का पेपर होता था पहले, ओके, उसमें पूछा गया था। डोडो मॉरिशस का एक बर्ड है जो कि एक्सटिंक्ट हुआ है। क्वागा इज फ्रॉम अफ्रीका, तो क्वागा में क्या है आपका? ए और ए आ रहा है, तो अफ्रीका में भी ए और ए आ रहा है, अफ्रीका का क्वागा। थाइलासीन जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है आपका? ए है, ओके, आपका टी है, तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाएगा, एल भी है। राइट? तो अफ्रीका में सिर्फ डबल ए आ रहा था क्वागा में, और थाइलासीन में आपका क्या आ रहा है? एल भी आ रहा है, तो इट इज ऑस्ट्रेलिया। स्टेलर सिकाओ एस एस आ रहा है स्टेलर और सी में, तो रशिया में डबल एस आता है, तो ये रशिया से गायब हुआ है। एंड 3 सब स्पीसीज, दैट इज बाली, जवान एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर, हिंदी नाम है बाली और जवान। द लास्ट 20 years alone has witnessed disappearance of 27 species। 27 स्पीसीज तो पिछले 20 साल में ही गायब हो चुकी हैं। तो डोडो किसका है? मॉरिशस है, लिख के देख लेते हैं। डोडो आपका मॉरिशियस। क्वागा किसका है? डबल ए आ रहा है, तो ये आपका किसका है? अफ्रीका का। थाइलासीन टी आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में टी का साउंड है, एल आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में एल का साउंड है, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया। स्टेलर सिकाओ एस एस, दैट इज रशिया। एंड आपका 3 सब स्पीसीज, बाली, जवान, कैस्पियन, जो कि टाइगर की सब स्पीसीज है, ये भी गायब हुई है। ऑलराइट? अब देखो, पिछले 20 साल का डेटा ये बताता है कि एक्सटिंक्शन अक्रॉस टेक्सा आर नॉट रैंडम, यानी ऐसा नहीं है कि रैंडमली जो आगे आया उसी को खत्म कर दिया नेचर ने, नहीं।
कुछ ग्रुप्स ज्यादा प्रोन है एक्सटिंक्शन के, जैसे कि एम्फीबियन। तो एम्फीबियन अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, यानी बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में एम्फीबियन के ज्यादा चांसेस हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो, राइट। सो यहां पे देखो 15,500 से भी ज्यादा ऐसी स्पीसीज है पूरी दुनिया में जो कि हैं एट द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस अच्छे खासे हैं, तो इन्हें हमें कंजर्व करना पड़ेगा। अब कुछ डेटा आता है, इसको हम लोग सीधा सीधा याद करेंगे। 12% के आसपास हर बर्ड स्पीसीज की प्रोन है टू एक्सटिंक्शन। अब 12 में 1 1 जोड़ दो, देखो 1 में भी 1 जोड़ा तो 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया। 23% क्या है? मैमल, मैमल, ठीक है। फिर 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन, एम्फीबियन बहुत ज्यादा आपके प्रोन है एक्सटिंक्शन के, तो 23 का 32 कर दो, ये है आपका एम्फीबियन। तो सबसे ज्यादा एम्फीबियन प्रोन है ना, ऊपर लिखा भी हुआ था कि मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन है कौन? एम्फीबियन। तो इनका नंबर सबसे ज्यादा है 32, और एक कम कर दो, एम्फीबियन एनिमल है और प्लांट किंगडम जो है इससे एक नीचे आती है, तो -1 कर दो। टोकन का 31% आपके सारे जिम्नोस्पर्म्स ये आपके क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्शन के लिए प्रोन है। तो क्या हुआ? बर्ड है सबसे पहले, बर्ड क्या हो गई? 12%, ये याद कर लो बस। उसके बाद आप क्या है? मैमल, 1 1 जोड़ दो यानी 23। फिर एम्फीबियन सबसे ज्यादा है, उल्टा कर दो 32, और फिर -1 कर दो प्लांट किंगडम के नाम का 31 आपके जिम्नोस्पर्म्स। ये आपका एक्सटिंक्ट होने का परसेंटेज है आउट ऑफ टोटल ऑर्गेनिजम्स विच आर गिवन ओवर हियर। ऑलराइट, सो from a study of history of life on earth through fossil records, we learned that large scale loss of species like one we are currently witnessing has also happened earlier. इन्हें कहा जाता है mass extinction, ठीक है। और इसके 5 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी 3 बिलियन साल पहले जब अर्थ आपका ओरिजिनेट हुआ था और उसमें डाइवर्सिफिकेशन चालू हुई थी, उसके बाद से 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, जिनमें ऑलरेडी काफी सारी स्पीसीज गायब हो चुके हैं, जैसे डायनासोर्स वगैरह गायब हो गए। तो उसमें तो ह्यूमन का कोई रोल नहीं था, तो उसमें तो हमारी गलती है नहीं। लेकिन 6th एक्सटिंक्शन जो अभी चल रही है, यह सबसे घातक होगी, क्योंकि इसकी स्पीड पुरानी एक्सटिंक्शंस के मुकाबले 100 से 1000 गुना होने वाली है। यानी पिछले जो 5 एपिसोड थे मास एक्सटिंक्शन के, उसके कंपैरिजन में छठा एक्सटिंक्शन 1000 गुना ज्यादा घातक रहेगा। और यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज का बहुत खतरनाक रोल है, और हम जो गतिविधियां कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से हो सकता है ये धरती जो है गायब हो जाए। और जो हमने पहली स्लाइड के अंदर रेफरेंस लिया था कि नियरली आधी ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन अर्थ माइट गेट वैनिश इन नेक्स्ट 100 ईयर्स, और अगले 200 साल में जो भी हैं सारी की सारी स्पीसीज खत्म होने की कगार पे हैं, अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो, राइट, अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो। सो अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है तो इससे क्या क्या हो सकता है? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्शन का मजा तब है जब खाने वाले हो, राइट। मम्मी क्या करती है? अपने लिए तो खाना अकेले के लिए बनाती नहीं है, टाइम पास होता है वो, लेकिन जब लोग आते हैं, वाहवाही मिलती है, तो अच्छे तरीके से खाना बनता है, हंसी खुशी का माहौल रहता है। प्लांट तब प्रोडक्शन करेगा जब कंज्यूमर्स हैं। अगर एनिमल्स की डेथ होती जा रही है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली हैम्पर होगी, क्योंकि सारी चीजें इंटरकनेक्टेड वे में चलती हैं। तो 3-4 चीजें जो हमने देखी थी जो एक स्टेबल कम्युनिटी में होनी चाहिए, यहां सारी उल्टी हो जाएंगी। स्टेबल कम्युनिटी में हमने बोला था लेस ईयर टू ईयर एनुअल वेरिएशन होगी प्रोडक्टिविटी में, और बायोमास प्रोडक्शन अच्छा खासा होगा। यहां पे प्लांट प्रोडक्शन गिर जाएगा। सेकंड, रेजिस्टेंस होनी चाहिए टू एनवायरमेंटल पर्टुबरेशन, यानी अगर कोई मैन मेड आपदा आई है या कोई नेचुरल आपदा आई है तो उसके प्रति रेजिस्टेंट होती है एक स्टेबल कम्युनिटी, यहां पर रेजिस्टेंस नहीं होगी। एंड काफी सारे जो एलियन इन्वेजन है वो भी यहां पे होंगे, तो उसके प्रति भी रेजिस्टेंस नहीं होगी। वेरिएबिलिटी जो है यहां पर देखने को मिलेगी इन प्लांट प्रोडक्टिविटी, जो कि नहीं होनी चाहिए। वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, जिसकी वजह से मेरे दोस्त यहां पर ओवरऑल सारी चीजें बायोमास प्रोडक्शन वगैरह आपका गिर जाएगा। तो साइंटिस्ट ने ऐसे 4 रीजंस बताए हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस एक्चुअल में होता है। इन्हें चांडाल चौकड़ी कहा गया है, इविल क्वार्टेट इन्हें कहा गया है। ओके, तो एक सॉब्रिक्वेट है, जैसे चंडाल चौकड़ी बोला जाता है ना, तो यहां पे 4 चांडाल हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को एकदम खत्म कर देते हैं।
पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट लॉस मतलब एक जगह पर जंगल था, मैंने पूरा जंगल ही काट दिया, तो अब जानवर रहेंगे कहां पे, और प्लांट को तो मैंने काट दिया, तो पूरी वहां पे इकोसिस्टम खत्म हो गया, हैबिटेट लॉस हो गई। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक बहुत बड़ा जंगल है, एक बहुत बड़ा जंगल था, मैंने इसके बीच में 2 किलोमीटर का रास्ता बना दिया, फिर मैंने यहां पे और 2 किलोमीटर का रास्ता बना दिया, तो क्या हुआ मेरे दोस्त, पहले ये जो बड़ा जंगल था इसमें माइग्रेटरी एनिमल्स और माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट करते रहते थे इतने लंबे चौड़े एरिया में, अब उन्हें सिर्फ इतना एरिया मिल रहा है, बीच वाले इतने चौड़े रास्ते पे तो वो जाएंगे नहीं, उन्हें तो सिर्फ जंगल में रहना है, तो ये छोटे छोटे इलाकों में अपने आप को घुटा हुआ महसूस करते हैं और इनकी डेथ हो जाती है, तो फ्रेगमेंटेशन से भी गड़बड़ होती है। तो यहां पे देखो एक डेटा दिया हुआ है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपका अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का डेटा है, राइट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये टोटल 14% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करते थे, लैंड सरफेस को, लेकिन अब जो है सिर्फ आपका 6% कवर करते हैं, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आधे से भी कम रह गए हैं। जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ना खत्म करोगे 1000 हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट और कट चुके होंगे। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जिसे आपका लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, यहां पे मिलियंस ऑफ स्पीसीज रहती हैं, लेकिन यहां पर इस जंगल को काट दिया गया फॉर कल्टीवेटिंग सोयाबीन उगाने के लिए, जिससे कि लोगों को मुनाफा हो, लोग सोयाबीन बेच पाए, एंड ग्रासलैंड तैयार करने के लिए जहां पे बीफ कैटल को चराया जा सके और उनका काट काट के बीफ बेचा जा सके। तो कमर्शियल पर्पस के लिए यानी बिजनेस प्रोस्पेक्ट को देखते हुए आपके जंगलों को साफ कर दिया गया, चाहे इससे कितना भी बड़ा नुकसान क्यों नहीं हो रहा हो, राइट। पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन से और पेड़ पौधे जानवर मरते चले जा रहे हैं। अगर लार्ज हैबिटेट को आप ब्रेक कर देते हो इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, तो जो लोग बहुत घूमने फिरने के शौकीन है ना, जैसे मैमल्स और बर्ड्स जो हैं, जो आपके लार्ज टेरिटरीज में रहते हैं, माइग्रेटरी हैबिट जिनकी होती है, वो आपके माइग्रेट ही नहीं कर पाएंगे, बाहर ही नहीं जा पाएंगे और वो घुट के मर जाएंगे, तो उनकी पॉपुलेशन जो है खत्म हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चांडाल चौकड़ी का आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, वो हैबिटेट लॉस है एंड फ्रेगमेंटेशन है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, किसी को इतना एक्सप्लॉइट करो कि वो मर जाए। ह्यूमन ने काफी बार ऐसा किया है, जब उसकी नीड यानी जरूरत ग्रीड में बदल गई, यानी बहुत बुरे तरीके से उसको पैसे कमाने की लालच आ गई एक ऑर्गेनिज्म से, तो उसने उस ऑर्गेनिज्म को दबा के यूज किया पैसा कमाने के लिए, और नीड ग्रीड में बदल गई एंड अल्टीमेटली वो जो ऑर्गेनिज्म था वो दुनिया पे से ही गायब हो गया। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने बहुत ज्यादा डिप्लीट किया है। पिछले 500 साल में जो स्टेलर सी काव है एसएस आ रहा था इसमें, जो कि रशिया की थी, पैसेंजर पीजन, इस पे तो गाना भी बना था, कबूतर जा 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 मुंह में चिट्ठी बांध के फेंक दिया करते। अब ये पहुंचाता था नहीं पहुंचाता था मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसको ओवर एक्सप्लॉइट बहुत किया गया, तो ह्यूमंस ने बहुत मजे लिए हैं भाई इन रिसोर्सेज के, और आज ये रिसोर्सेज इस धरती के ऊपर नहीं है। काफी सारी मेराइन फिशेज हैं जो ओवर हार्वेस्टेड है, यानी जितनी ये फिशेज रिप्रोड्यूस नहीं कर रही, पैदा नहीं हो रही, उससे ज्यादा इन्हें मार दिया जा रहा है, तो रिप्रोडक्टिव रेट है कम, तो इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और ये इसी हिसाब से चलता रहा तो ये मराइन फिशेज भी धरती पे से गायब हो जाएंगी। तो सेकंड रीजन था आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन। थर्ड रीजन एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अगर कोई बाहर से स्पीसीज आ गई तो उसके लिए प्रेडेटर नहीं है हमारे पास। देखो यार समझ लो, भारत में एक ऐसी घास उगती है जो सिर्फ यही उग सकती है, और एक कीड़ा है जो इस घास को खा जाता है, सिर्फ वही इसे रोक सकता है। अब एक बंदा जो है चाव चाव में आकर के इस घास को, कि भैया बहुत सुंदर दिखती है मैं तो अमेरिका लेके जाऊंगा, ले गया और उसने उगा दी, तो इस घास के अंदर तो बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का, ये तो दबा के ग्रो कर जाएगी और सारे के सारे लैंड सरफेस को घेर लेगी और उनकी क्रॉप्स नहीं उग पाएंगी। और इंसेक्ट वहां पर नहीं है अमेरिका के अंदर, वो सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, तो उस घास को खत्म करने के लिए भी कोई नहीं है, और मैनुअली कितनी ही घास काटोगे, तो मतलब वहां का जो आपका लैंड सरफेस है वो आपका बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो एक एलियन स्पीसीज जो है, जब वो अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली आपकी आती है एक इलाके में और इन्वेजिव हो जाती है, कहीं और से इन्वेड करिए हमारे इलाके में, और हमारे ही ऑर्गेनिजम्स को मारने लग जाती है, इंडिजीनियस स्पीसीज को किल करने लग जाती है, तो उसे एलियन स्पीसीज बोलते हैं। जैसे
पार्थिनियम का नाम आपने सुना होगा, कैरेट ग्रास भी इसे बोला जाता है। तो जो पार्थिनियम या कैरेट ग्रास है, ये आपका गेहूं के साथ लाई गई थी भारत के अंदर, और आज के दिन में पार्थिनियम हर जगह पर पाई जाती है। तो ये बहुत फैली और इसको हम लोग निकाल नहीं पाए, राइट। जैसे नाइल पर्च जो है, ये आपकी लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस करी गई थी इन ईस्ट अफ्रीका, और इसने मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सिक्लेड फिश को खत्म कर दिया, राइट। तो चाव चाव में हमने कि भाई खूबसूरत मछली है, इसको तालाब में डाल देते हैं, लेकिन वहां पर जो इंडिजीनियस मछलियां थी, जो वहां पे रहती थी, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया, उस एलियन मछली ने खत्म कर दिया, राइट। तो पार्थिनियम है, लेंटाना है, वाटर हायासिंथ का केस आपने सुना था रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर, कि ये आपका सबसे ज्यादा खतरनाक एक्वेटिक वीड माना जा सकता है। ये स्टैंडिंग वाटर पर ग्रो करता है, जहां भी पानी रुका हुआ मिला वहां पर ग्रो करने लग गया, और पानी में इतना ग्रो करता है कि सिर्फ आइसोर्निया यानी वाटर हायासिंथ ही दिखाई देता है, अंदर की मछलियां सब मर जाती हैं। कोई प्लांट है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, सनलाइट नहीं मिल पा रही है, वो भी मर जाता है, सिर्फ वाटर हायासिंथ ही ग्रो करता है। अभी यहां पर अगर आप देखें रिसेंटली एक केस, तो अफ्रीकन कैटफिश यानी क्लेरियास गैरीपाइनस जो है, ये आपका थ्रेट दे रहा है इंडिजीनियस कैटफिशेस को इन आवर रिवर। ये क्वेश्चन आपका नीट के अंदर भी पूछा गया था 2 साल पहले। तो अफ्रीकन कैटफिश को आप यहां पर इंट्रोड्यूस कर दोगे तो नॉर्मल जो कैटफिश हैं वो आपकी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, वो इसके साथ टक्कर नहीं कर पाएंगी। फोर्थ है सबसे ज्यादा लॉजिकल, ये है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मतलब जिएंगे तो तुम्हारे साथ, मरेंगे तो तुम्हारे साथ। तो अगर एक जना मर जाएगा तो दूसरा आशिक भी प्यार में मर जाएगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एकदम साथ साथ चलती हैं, ओके, एकदम शोल्डर टू शोल्डर चलती हैं। उनमें से अगर एक एक्सटिंक्ट हो जाता है तो दूसरे की लाइफ साइकिल वैसे ही इनकम्प्लीट रह जाती है। सो काफी सारे प्लांट एनिमल्स एसोसिएटेड रहते हैं एक दूसरे के साथ ऑब्लिगेट वे में, यानी एकदम कंपल्सरी वे में, कि अगर तुम हो तो मैं हूं, मैं हूं तो तुम हो। तो समझ लो जैसे एक होस्ट फिश है जिसके ऊपर कुछ पैरासाइट्स रहते थे, और वो पैरासाइट सिर्फ उसी फिश पे रह सकते हैं स्पेसिफिकली। तो जब दुनिया में से वो फिश खत्म होगी तो पैरासाइट और कहां रहेंगे, वो भी मर जाएंगे। प्लांट पॉलिनेटर ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक पॉलिनेटर ही पॉलिनेट करवा पाते हैं। अगर समझ लो उस इंसेक्ट की, उस पॉलिनेटर की डेथ हो गई तो प्लांट तो कभी पॉलिनेट कर ही नहीं पाएगा, यानी उसकी अगली जनरेशन नहीं आ पाएगी। अगली जनरेशन नहीं आई तो प्लांट अगली जनरेशन में दिखेगा ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो टोटल यहां पर चांडाल चौकड़ी के 4 पार्ट्स थे। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी जंगलों को काट देना। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी चीज को हद से ज्यादा इस्तेमाल करना। तीसरा आपका को एक्सटिंक्शन, यानी चीजें साथ साथ रहेगी तो साथ साथ गायब हो जाना। और चौथा आप कह सकते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अब बायोडायवर्सिटी को कंजर्व क्यों करें? सबके लिए बायोडायवर्सिटी जो है उसकी अलग अलग महत्वता हो सकती है। तो हमने 3 अलग अलग कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया गया है। नैरोली यूटिलिटेरियन, यानी जिसे नॉर्मल बातें समझ में आती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप साइंस या बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं समझा सकते, तो उनको आप उनके फायदे की बात बताओ। जैसे दादाजी कहते हैं अरे यार एक जानवर मर गया तो कुछ नहीं हुआ, यानी एक छोटा कीड़ा मर गया तो क्या ही होगा। मेरे को पता है यार, मैं बायोलॉजिस्ट हूं, कि वो कीड़ा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता था। तो अब दादाजी हैं किसी के, उनको मैंने समझाया देखो पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए। आपके घुटने की जो दवाई है ना, ये उसी पेड़ से आती थी। तो अगर समझ लो आप पेड़ काटोगे तो आपको घुटने की दवाई नहीं मिलेगी। तो उन्हें समझ में आया अरे यार ये तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो नैरोली यूटिलिटेरियन लोगों को नैरो स्पेक्ट्रम में समझाना पड़ता है कि आपके फायदे की बात है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन यानी जो ब्रॉड सोचते हैं, जो एकदम अच्छा सोचते हैं नेचर के बारे में, उनको कि हाँ यार पॉलिनेशन होती है, सॉइल फॉर्मेशन है, इतनी सारी चीजें हैं जो नेचर के अंदर होती है, हमें नेचर को खराब नहीं करना चाहिए। एंड एथिकल, भाई आप कुछ नहीं मान रहे तो भाई तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम तुम कीड़ा नहीं मारोगे, राइट? ये एथिकल नहीं है। वासुदेव कुटुंबकम, हम सब एक फैमिली है, हम सब इस संसार में रहते हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, पड़ोसी धर्म सबसे बड़ा धर्म है। तो ऐसे करके एथिकली उसको लपेटें। अगर दोनों तरीके से नहीं मान रहा तो तीसरा तरीका रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। तो नैरोली यूटिलिटेरियन चीजों में क्या आती हैं? जब कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी बिकम्स ऑब्वियस, क्योंकि यहां पे हम ह्यूमन को उसका फायदा दिखाते हैं, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट दिखाते हैं। जैसे भाई अगर आप प्लांट नहीं उगने दोगे तो जो फल खाते हो, दाल खाते हो, कहां से आएगी? लकड़ी जलाते हो, कहां से आएगी? फाइबर जो कपड़े पहनते हो कहां से आएगा? घर जिसमें बैठ करके अखबार पढ़ रहे हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहां से आएगा?
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यानी टेनिन्स, लुब्रिकेंट, डाई, रेजिन, परफ्यूम कहां से आएगा, राइट। एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इसकी इतनी है कि मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स जो आज के दिन में मार्केट में बिकती हैं वो आपकी लगभग 25% ड्रग्स प्लांट से बनती हैं। एंड 25,000 से ज्यादा स्पीसीज ऑफ प्लांट जो है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। आयुर्वेद का तो कुछ कहना ही नहीं है यार, उसमें तो सारे ही प्लांट्स हैं। तो आप इनकी महिमा समझ सकते हो यार, आयुर्वेद कितना बड़ा विज्ञान है, कितनी ज्यादा मेडिसिन है उसके अंदर। तो वो तो पूरा ही आयुर्वेद आपका प्लांट्स पर आधारित है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, लोगों को ऐसे गिनवाएंगे जब चीजें कि आप जो भी यूज कर रहे हो आपके घर में वो सारा प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। तो अगर आप प्लांट काटोगे तो आपका ही नुकसान है, राइट। सो बायो प्रोस्पेक्टिंग एक टर्म है यहां पर जो पूछी गई थी नीट में 2 साल पहले ही। यहां पर क्या है, बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब बायो मतलब लिविंग एंड प्रोस्पेक्टिंग मतलब प्रोस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट करना यानी खोज करना। तो आप एक्सप्लोर कर रहे हो एक ऑर्गेनिज्म को मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे, और ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि उससे हमें क्या फायदा हो सकता है। कि कोई प्लांट मेडिसिनल है हमें कैसे पता लगा, हमने रिसर्च करी। कोई प्लांट ऑर्नामेंटल है, कोई प्लांट कोई स्पेसिफिक ड्रग बनाता है, केमिकल बनाता है, हमें कैसे पता लगा, वी हैव डन द बायो प्रोस्पेक्टिंग। सो इससे हमें और भी पता लगता जा रहा है कि आने वाले टाइम में और भी प्लांट्स हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, तो प्लांट्स को मत काटो। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मतलब इकोसिस्टम में काफी सारे रोल हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी से ही पूरे हो पाते हैं, राइट। जैसे कि सबसे बड़ी चीज ये है कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है ये आपका 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन जो है अर्थ में, मतलब टोटल जो ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट बनाता है। तो अगर आप फॉरेस्ट को काट दोगे तो ऑक्सीजन सांस कैसे लोगे, और सिलेंडर बहुत महंगा है, अफोर्ड नहीं कर पाओगे, राइट। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में हमें पता ही लग गया कोविड के बाद। पॉलिनेशन, जिससे इस दुनिया में सारे जो क्रॉप हैं वो पॉलिनेशन से तैयार हो सकते हैं, तो हमें फ्रूट और सीड पॉलिनेशन के बिना मिल ही नहीं सकते। तो यहां पर तो आप इन बीज का, बम्बल बीज का, बर्ड्स का, बैट का एहसान चुका ही नहीं पाओगे। तो अगर आप इन्हें मार दोगे या आप प्लांट को मार दोगे तो ये कहां पर रहेंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली क्रॉप ही आपको नहीं मिलेंगे। एस्थेटिक प्लेजर जो नेचर से मिलते हैं, यानी सिर्फ यार आप देखो सुबह ऐसे कहा जाता है ठंडी घास पे चलो, ओके, आप कहीं चल रहे हो एक अच्छे खासे मैदान में, फूलों की फुलवारी देख रहे हो, राइट, बुलबुल को गाते हुए देख रहे हो, तो ये सारी चीजें जिनका कोई मोल तोल ही नहीं है, ये चीजें आपको ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कैटेगरी में समझ में आते हैं। फिर आता है आपका एथिकल आर्ग्यूमेंट कि हम जो है प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, हम सब इस प्लेनेट के पार्ट हैं। तो फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली हमें यह मानना पड़ेगा कि हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक वैल्यू है। हम खुद को सर्वोपरि नहीं रख सकते, हम खुद को जो है सबसे बड़ा नहीं मान सकते। हमारी मॉरल ड्यूटी ये कहती है कि हम जो है अपनी बायोलॉजिकल लेगेसी को कैरी करें और फ्यूचर जनरेशन को भी ये देखने का मौका दें, यानी हम सारी की सारी चीजों को अभी ना खत्म कर दें, फ्यूचर जनरेशन तक भी उन्हें पहुंचाएं। इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट भी करें हम लोग, उसको ना रोके, लेकिन इतनी ही डेवलपमेंट करें जिससे हमारे नेचर को बहुत ज्यादा हार्म ना हो, वरना जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो अगली जनरेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो हम क्या करें, अब कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को। उसके 3 रीजन मिल गए हमें, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, नैरोली यूटिलिटेरियन और एथिकल रीजन, तीनों मिल गए। पर कैसे करें, राइट, इसके कुछ उपाय भी बताइए। सो पहला जो उपाय है वो है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब है ऑन साइट कंजर्वेशन, यानी एक शेर को अगर हमें बचाना है और हम पूरे जंगल को प्रोटेक्ट कर दे रहे हैं तो शेर भी बच गया और जंगल भी बच गया, इसे कहते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन, राइट। लेकिन अगर एक शेर है जिसको जंगल में ही प्रॉब्लम है कि यार वहां पे रहेगा ना तो उसकी देखरेख नहीं हो पाएगी और मर जाएगा, तो हम उस जंगल से शेर को उठा करके एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में लाकर रखते हैं। तो जंगल से हमने उठा लिया और किसी और जगह पर जू वगैरह में रख दिया, इसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन या ऑफ साइट कंजर्वेशन, जिसमें हम किसी प्लांट या एनिमल को उसकी जगह से उठा करके आपका अलग जगह पर ला करके कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, इन सिटू मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन, जिस जगह पर कोई प्लांट एनिमल रह रहा है उसका उसी जगह पे कंजर्वेशन करना। सो फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all the biological wealth। काफी देशों ने कहा है कि हर ऑर्गेनिज्म को बचाना जरूरी नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, तो हम सिर्फ मेन ऑर्गेनिजम्स को बचाएं क्योंकि एनर्जी हमारी लिमिटेड है।
दुनिया में हर जगह जाकर हर ऑर्गेनिज्म को बचा पाना संभव नहीं है, क्योंकि इतनी मैन फोर्स हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करें, हम शक्तिमान बन जाएं। अब शक्तिमान के पास दो ऑप्शन है, या कृष के पास दो ऑप्शन है, ठीक है, सुपरमैन भी बोल सकते थे, लेकिन देसी रहेंगे भाई, शक्तिमान बहुत पसंद है हमें, ठीक है, मूवी भी आ रही है शक्तिमान पे, वो भी प्रमोट करेंगे हम लोग। ओके, तो शक्तिमान जो है उसके पास दो ऑप्शन है, एक स्कूल जिसमें गुंडे घुस गए हैं, और वो स्कूल में जो गुंडे घुसे हैं उनके पास है बहुत ही ज्यादा खतरनाक राइफल जो 1 सेकंड में 50 गोलियां छोड़ सकती है, और अगर 5 मिनट लेट हुआ शक्तिमान तो 2-3 हजार बच्चे मारे जाएंगे। फर्स्ट केस। सेकंड केस, एक धन्ना सेठ गया है सब्जी मंडी के अंदर टमाटर खरीदने, और उसके जूते के नीचे आकर एक कीड़ा मरने वाला है। शक्तिमान एक बार में एक ही जगह पर जा सकता है, या तो उस धन्ना सेठ के जूते को, पैर को रोक सकता है उस कीड़े को बचाने के लिए, या फिर स्कूल में जा सकता है 2-3 हजार बच्चों की जान बचाने के लिए। लॉजिक क्या कहता है, समझदार व्यक्ति क्या कहता है कि बच्चों को बचाओ, मैं भी यही कहता हूं बच्चों को बचाओ, और तुम भी यही कहोगे कि बच्चों को बचाओ। लेकिन एक कीड़े की कुर्बानी देनी होगी, जो कि लाजमी है, क्योंकि एक जगह पे हम ज्यादा बचाव कर पा रहे हैं लोगों का, जो कि इकोलॉजिकली बहुत रेलेवेंट है। ह्यूमन इज मोर रेलेवेंट एज कंपेयर टू अ सिंगल बीटल, यह बात हमें माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। अब इस बात पे हम लड़ नहीं सकते कि एक बीटल की भी जिंदगी बचाओ, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा एक बड़ी चीज को कंजर्व करने के लिए। ये जो है यहां पर कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो अगर शक्तिमान है तो वो ऐसी जगह को बचाएगा जहां पे वो ज्यादा चीजों को लिमिटेड एफर्ट से बचा पाए, इसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मतलब जहां पे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम उससे बचा ले रहे हैं तो छोटी मोटी चीजें एक्सटिंक्ट भी हो जा रही हैं, तो भी आपका मेजर जो फ्रैक्शन हमने अपनी लिमिटेड एनर्जी से बचा लिया, राइट। सो द नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फार एक्सीड द कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल। यानी हमारे पास जो आज के दिन में रिसोर्सेज है, जो मैन पावर है, उससे ज्यादा स्पीसीज इंतजार कर रही हैं कि हमें कोई बचा ले, तो हम सबको तो नहीं बचा सकते। सो कंजर्वेशनिस्ट ने यह कहा कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपके बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की करी जाए, जहां पे हाई स्पीसीज रिचनेस होती है और हाई एंडेमिज्म होता है। एंडेमिज्म मतलब कुछ ऐसी स्पीसीज जो एंडेमिक है, जो सिर्फ उसी जगह पाई जाती है। तो हमें तो नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा चाहिए अर्थ के ऊपर, हम ये नहीं चाहते कोई इंपॉर्टेंट स्पीसीज लॉस हो जाए। समझ लो एक स्पीसीज आपकी अफ्रीका में भी है, इंडिया में भी है, हमने इंडिया में उसे कंजर्व कर लिया, तो अफ्रीका में भी वो पहुंचाई जा सकती है। लेकिन एक चीज जो सिर्फ इंडिया में मिलती है और हम लग गए भाई एक कीड़े को बचाने के पीछे, और वो एंडेमिक स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो एकदम स्पेसिफिक चीजें हैं, जो लिमिटेड जगह पाई जाती है, उनको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे 25 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पहले थे अर्थ के ऊपर, अब 9 और ऐड कर दिए गए हैं इन द लिस्ट। तो टोटल नंबर जो है आपका 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आ चुके हैं। इनमें से जो है कुछ हॉटस्पॉट 3 के आसपास आपके इंडिया में ही है, जैसे वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय, जो कि हमारी कंट्री की बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी को कवर करते हैं। तो एक तरफ तो पूरा भारत देश, और एक तरफ ये एंडेमिक रीजन्स, आपके हॉटस्पॉट रीजन्स, तो इनको कंजर्व करोगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादातर जो चीजें हैं वो कवर हो जाएंगे। सो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ये आपका दुनिया का 2% भाग कवर करती हैं सिर्फ, लेकिन इनमें 30% के आसपास जो है आप चीजें बचा सकते हो। तो एक तरफ तो आप समझ लो कोई और 2% है जहां पे 2% ही चीजें प्रेजेंट है। 2% लैंड आपने बचाया, उसमें 2% स्पीसीज आपने कंजर्व कर ली, वेरी गुड। एक तरफ सिर्फ 2% पे ही एफर्ट मार के आप 30% कवर कर पा रहे हो, तो कौन सा समझदार स्ट्रेटजी के अंदर आया, 30% बचाओ। तो 30% बचा लो, एंडेमिक रीजन पे या हॉटस्पॉट रीजन पे काम करो। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक बायोडायवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड है, जहां पर पूरे जंगल को ही आप बायोडायवर्सिटी रिजर्व घोषित कर देते हो, नेशनल पार्क बना देते हो एंड सेंचुरीज बना देते हो। इंडिया में आज के दिन में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, काफी बड़ा होता है इनका साइज, तो नंबर कम है। 90 आपके नेशनल पार्क हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। इंडिया में रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस काफी सारे हैं। कई लोग जो है वो पेड़ों को पूजते भी हैं, पीपल की पूजा करी जाती है, तुलसी की पूजा करी जाती है। इसी हिसाब से काफी सारे लोग जो है जो जंगल में रहते हैं, कबीलों में रहते हैं, वो टोटली प्रोटेक्ट करते हैं अपने इलाके को, जो पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जैसे कि सेक्रेड ग्रुप्स है आपके खासी एंड जंटिया हिल्स में, जो कि मेघालय में पाई जाती है,
अरावली हिल्स जो कि राजस्थान में पाई जाती है, मेरे घर के पास एक चोटी है अरावली की, आप कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। वेस्टर्न घाट जो है ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड सरगुज, चंदा और बस्तर इन मध्य प्रदेश, ये जो इलाके हैं जहां सेक्रेड ग्रुप्स हैं। इन मेघालय द सेक्रेड ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूजीज फॉर लार्जर नंबर ऑफ रेयर थ्रेटेंड प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जो थ्रेटेंड हैं, जिनके एक्सटिंक्ट होने की आने वाले सालों में अच्छे खासे चांसेस हैं, उनको ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि उन पेड़ों की पूजा करते हैं तो ये उन्हें कटने ही नहीं देते, ये उनको अच्छे से कंजर्व करते हैं। और गवर्नमेंट भी इन्हें सपोर्ट करती है कि हाँ भाई तुम कंजर्व करो, बस हाँ हमारे जो बंदे आए उनको थोड़ा बहुत सामान ले जाने दो और तुम भी यहाँ पे यूज करो इस सामान को। तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है कि आपको हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, निकालना भी नहीं चाहिए, क्या आप यहाँ पे रहो, आराम से अपनी चीजें यूज करो, प्लांट से जो भी आपको सामान चाहिए इनका कंजर्वेशन भी करो, पर हाँ जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं वो भी साथ साथ चलता रहे। एक्स सिटू कंजर्वेशन यानी कोई जानवर जिसको प्रॉब्लम है, कोई पेड़ जिसको प्रॉब्लम है, उसको दूसरी जगह ले जाकर के बचा लेना। तो थ्रेटेंड एनिमल और प्लांट जो है ये अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके अपना स्पेशल सेटिंग के अंदर रखे गए एक अलग से जगह पे, और स्पेशल केयर इन्हें दी गई। जैसे हमने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, जूलॉजिकल पार्क एंड बोटेनिकल गार्डन, और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। ठीक है, सफारी गाड़ी आती है ना टाटा सफारी, जिसमें बैठ के जाते हो, तो एक्स-C2 है, तो उसमें समझ लो आप बैठ के जू गए तो सफारी पार्क भी याद हो जाएगा। तो काफी सारे एनिमल्स हैं जो अगर जंगल में रहेंगे तो इनको दिक्कत हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें जूलॉजिकल पार्क में रखोगे, इनकी देखरेख करोगे, ख्याल रखोगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक्स-C2 कंजर्वेशन में आप जानवरों का तो ख्याल रख ही सकते हो, आप प्लांट का तो ख्याल रख ही सकते हो, लेकिन इन जानवरों के गैमीट भी आप फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करने के लिए रख सकते हो। ओके, इनके एग जो है इनको आप फर्टिलाइज कर सकते हो इन विट्रो बाय यूजिंग द गैमेट्स। ओके, सीमन भी आप इनका कैरी कर सकते हो। प्लांट जो है इनके पॉलन्स को भी आप यूज कर सकते हो, इनको भी कंजर्व कर सकते हो, इनका टिश्यू जो है वो भी आप निकाल सकते हो। तो सीड भी आप कंजर्व कर सकते हो, तो सीड बैंक में कंजर्व कर सकते हो, पॉलन बैंक में, गैमीट आपका गैमीट बैंक में, एंड आप इन जानवर और प्लांट को बचाने की कोशिश कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी में कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, सब देशों को मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी तरीके से अपने अर्थ को बचाएं। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए रेदर देन एन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। सो सारे नेशंस ने मिलकर क्या किया, एक कन्वेंशन ली ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे अर्थ समिट कहा गया, कि अर्थ को बचाने के लिए हम ये समिट रख रहे हैं। ये रियो डी जेनेरो में रखी गई थी इन 1992, और यहां पर बोला गया सारे नेशंस द्वारा टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, कि बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से कंजर्व किया जाए और इसको सस्टेनेबली यूटिलाइज किया जाए। यह अर्थ समिट की बात थी जो रियो डी जनेरो में हुई। वर्ल्ड समिट जो है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 10 साल बाद हुई अर्थ समिट के, ऑन 2002, और ये जोहान्सबर्ग में हुई साउथ अफ्रीका के अंदर। 190 कंट्री यहां पर आई और उन्होंने प्लेज ली, उन्होंने संकल्प लिया कि बाय 2010 वो जो है रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस में गिरावट लेकर के आएंगे, रीजनल लेवल पर भी, लोकल लेवल पर भी, और रीजनल लोकल में काम हो गया तो ग्लोबल लेवल पर भी सारे देश ये कोशिश करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी में लॉस कम से कम। सो गाइस, दिस वाज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चैप्टर। 100 डेज क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, वेरी अफोर्डेबल, वेरी एफिकेट, वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू गेट फॉर योर प्रिपरेशन। नीचे लिंक दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन जरूर कर लेना। आई रिक्वेस्ट यू दैट, बहुत ज्यादा आपको मजा आ जाएगा फॉर श्योर। हमारी एप्लीकेशन है मार्क्स अप लर्निंग एप्लीकेशन, इसको आप लोग जाकर के इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 10 रुपीज टू 100 रुपीज। सो इसको एक बार इंस्टॉल जरूर कर लेना और क्वेश्चन बैंक्स एटलीस्ट परचेज कर लेना। मार्क्स अप लर्निंग ऐप नाम का टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको इस लेक्चर के नोट्स मिलेंगे जो भी हमने पढ़ा है, सो उसको भी ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। तो शुक्रिया एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, और मिलता हूं आपसे अगली क्लास के अंदर जहां पर हम और डिटेल में बात करेंगे अबाउट रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ इकोलॉजी। आफ्टर दैट हमारी इकोलॉजी यूनिट बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।